चलिए बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से चल रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी एक टैक्स है बेटा, ड्यूटी नहीं है। जैसे कस्टम है इनडायरेक्ट टैक्स, पर कस्टम ड्यूटी है। एक्साइज इनडायरेक्ट टैक्स है, पर एक्साइज क्या है बेटा, आपकी ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी। वैल्यू एडिड टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स टैक्स है बेटा आपका जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या चीज है बेटा, ये आपकी टैक्स है। नोमेनक्लेचर, कब वर्ड टैक्स यूज करता है, कब वर्ड ड्यूटी यूज करता है। जैसे स्टैम्प टैक्स नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी है। तो जहां पर सिलेक्टेड आर्टिकल होते हैं आपके, जहां पर बेटा मल्टीपल आर्टिकल होते हैं और उनके ऊपर अलग अलग रेट से क्या होती है, ड्यूटीबिलिटी अराइज होती है, वहां पर वर्ड यूज होता है बेटा ड्यूटी। जैसे कस्टम में हजारों आर्टिकल है बेटा, हजारों आर्टिकल के अलग अलग रेट से क्या होते हैं, वहां पर ड्यूटेबिलिटी अराइज होती है। आर्टिकल ए इंपोर्ट करा 10% कस्टम ड्यूटी, बी इंपोर्ट करा 40% कस्टम ड्यूटी, सी इंपोर्ट करा 70% कस्टम ड्यूटी। हजारों प्रोडक्ट हैं, ऐसी हर प्रोडक्ट का अलग अलग रेट क्या कर रखा है बेटा, उन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है कस्टम टैरिफ एक्ट में। इसलिए वहां पर वर्ड क्या यूज होता है बेटा, ड्यूटी। जहां पर मल्टीपल क्या होते हैं, रेट्स होते हैं ड्यूटेबिलिटी के, वहां पर वर्ड यूज होता है बेटा आपका ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अलग अलग रेट से क्या होती है बेटा, ये चार्ज होती है। इसलिए स्टैम्प एक टैक्स नहीं है बेटा आपका, स्टैम्प क्या होती है, वर्ड ड्यूटी होती है। तो यहां से पता चल जाता है कि जीएसटी ड्यूटी नहीं है, जीएसटी टैक्स है। यानी कि जीएसटी के रेट ही अपने पास क्या होंगे बेटा, सिलेक्टेड रेट होंगे। जहां मल्टीपल रेट्स होते हैं वहां वर्ड यूज होता है ड्यूटी, जहां सिलेक्टेड रेट होते हैं वहां वर्ड यूज होता है बेटा आपका टैक्स। जीएसटी टैक्स है। Various rate of GST are 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। बेसिकली 5 रेट है बेटा, 0, 5, 12, 18, 28। इन 5 रेट से क्या होती है बच्चे, जीएसटी चार्ज होती है। 2 स्पेशल टैक्स रेट है बेटा जीएसटी के, एक ज्वेलरी के ऊपर लगता है, ज्वेलरी एंड प्रीशियस मेटल के ऊपर 3%, एक रफ डायमंड के ऊपर या प्रीशियस स्टोन के ऊपर लगता है बेटा 0.25%। टोटल कुल मिला के अगर मैं बोलूं जीएसटी के कितने रेट हो गए बेटा, 7, याद करते रहना, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ये तो है नॉर्मल रेट बेटा आपके। इसके अलावा 2 स्पेशल रेट लगते हैं, ज्वेलरी के ऊपर, एक प्रीशियस मेटल के ऊपर। ज्वेलरी एंड प्रीशियस मेटल के ऊपर तो है बेटा आपका 3%, और इसके अलावा रफ डायमंड जो होते हैं या आपके जो बेटा प्रीशियस स्टोन होते हैं, इसके ऊपर रेट है 0.25%। तो टोटल कुल मिला के अगर मैं बोलूं जीएसटी के रेट ही 7 हैं, 0, 5, 12, 18, 28, 3 और 0.25%। इसके अलावा बेटा एक कंपोजिशन स्कीम चैप्टर होता है। कंपोजिशन स्कीम 2 टाइप की होती है, 2 टाइप की, वो कंपोजिशन स्कीम चैप्टर में पढ़ाऊंगा, अभी याद कर लेना। कंपोजिशन स्कीम 1 सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में है बेटा, कंपोजिशन स्कीम 2 सेक्शन 10 क्लोज 2A में है। जो पर्सन कंपोजिशन स्कीम 1 में आते हैं उनके टैक्स रेट है बेटा, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर है 1%, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है 5%। सुनने पे ध्यान देना, भी लिखवाऊंगा मैं। अगर आप कंपोजिशन स्कीम 1 में हैं, सर कौन आते हैं कंपोजिशन स्कीम 1 में, अभी कुछ नहीं पता, अभी आप बस याद रखो, अगर कंपोजिशन स्कीम 1 में हैं और मैन्युफैक्चरर ट्रेडर हैं तो रेट ऑफ जीएसटी होता है बेटा 1%। अगर आप रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहे हैं तो रेट होता है 5%। और अगर आप कंपोजिट स्कीम 2 में हैं, कंपोजिट स्कीम 2 अगेन किसके लिए होती है, वो उस चैप्टर में ही डिस्कस करूंगा बेटा, अभी आप याद कर लेना। अगर कंपोजिट स्कीम 2 में है तो आपका रेट ऑफ जीएसटी कितना परसेंट होता है, 6%। तो मैंने सारे के सारे रेट जीएसटी के इकट्ठे कर दिए, 0, 5, 12, 18, 28, 5 रेट तो ये है, इनको अलग करो। 2 स्पेशल रेट बोलते हैं बेटा, स्पेशल रेट मतलब वो फिक्स है कि इन्हीं चीजों के ऊपर लगेगा। वो है ज्वेलरी एंड प्रीशियस मेटल 3%, रफ डायमंड आपका और आपके बेटा जो प्रीशियस स्टोन है, नीलम पन्ना पत्थर, ये जो भी होते हैं बेटा यूज करते हैं, इनके ऊपर 0.25%। फिर इसके अलावा कंपोजिशन के भी आपने रेट पढ़ रखे होंगे। कंपोजिशन स्कीम 1 मैन्युफैक्चरर अदर देन मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स 1%, रेस्टोरेंट सर्विस 5%, कंपोजिशन स्कीम 2 जो प्योरली सर्विस प्रोवाइडर के लिए लगती है बेटा, उनका जीएसटी रेट है बच्चे 6%। तो पहला पॉइंट इससे पहले मैं लिखवाऊं, एक बार इकट्ठा कर लेते हैं। जीएसटी क्या चीज है बेटा, टैक्स है, ये ड्यूटी नहीं है। क्या होती है ड्यूटी, जहां पर मल्टीपल रेट्स होते हैं, जहां पर किसी भी चीज की टैक्सिबिलिटी के मल्टीपल रेट्स होते हैं वहां पर वर्ड यूज होता है ड्यूटी। जहां सिलेक्टेड रेट होते हैं बेटा वहां पर वर्ड यूज होता है टैक्स। तो जीएसटी के रेट अपने क्या है बच्चे, सिलेक्टेड रेट हैं। जो रेट्स होते हैं ना बेटा 0, 5, 12, 18, 28, 3%, 0.25%, इन रेट्स को बोलते हैं टैरिफ रेट। इन रेट्स को क्या बोला जाता है बेटा, टैरिफ रेट। और जिसका टैरिफ रेट 0 है, सबसे पहले लिखवाया था मैंने 0, अभी लिखवाऊंगा, उस 0 वाले को बोलते हैं बेटा निल रेटेड सप्लाई।
उस जीरो वाले को जीरो मत बोलना, उसको बोला जाता है नील रेटेड सप्लाई, क्योंकि जीरो अपने आप में डिफाइन कर रखा है जीएसटी एक्ट में, वो एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज होता है। तो यहां तक एक ओवरऑल अपना पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब मैं लिखवाता हूं और तेजी से लिखना शुरू करना। पॉइंट नंबर 1, जीएसटी इज अ टैक्स नॉट ड्यूटी। डिफरेंस मैंने बता दिया बेटा, जहां सिलेक्टेड रेट्स होते हैं ड्यूटेबिलिटी के वहां टैक्स, जहां मल्टीपल रेट होते हैं ड्यूटेबिलिटी के रिगार्डिंग बेटा वहां पर वर्ड यूज होता है बेटा ड्यूटी। तो इसका मतलब जीएसटी के रेट कितने होंगे बेटा, सिलेक्टेड रेट है, वेरियस रेट ऑफ जीएसटी आर 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। जिनका रेट ही जीरो होता है, जनरली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, इनको बोलते हैं नील रेटेड सप्लाई। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्रिएट करता है बेटा। ये जीरो इंग्लिश वाला जीरो नहीं है, ये इंग्लिश वाला जीरो अलग से डिफाइन कर रखा है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड होता है या एससीजेड से रिलेटेड होता है, ये भी सेपरेटली मैंने चैप्टर बना रखा है, सेपरेटली इसको डिस्कस करूंगा। तो वेरियस रेट ऑफ जीएसटी आर 0, 5, 12, 18, 28, और जीरो रेटेड वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, नील रेटेड सप्लाई। इसके अलावा स्पेशल रेट है बेटा, एक 2 स्पेशल रेट हैं, ज्वेलरी एंड प्रीशियस मेटल, इसके ऊपर 3% लगता है। इसके अलावा जो आपके रफ डायमंड्स हैं या अदर प्रीशियस स्टोन है, इनके ऊपर 0.25 लगता है। 0, 5, 12, 18, 28, 3%, 0.25%। फिर इसके बाद अगर आ जाएं आगे कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम टैक्स रेट, 2 टाइप की कंपोजिशन स्कीम होती हैं। कंपोजिशन स्कीम 1, CS स्टैंड्स फॉर कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम 2, कंपोजिशन स्कीम 1 किसके लिए, वो सब मैं बाद में पढ़ाऊंगा बेटा, सेक्शन लिख देता हूं। ये सेक्शन 10(1) एंड 10(2) में आती है, ये आती है बेटा सेक्शन 10(2)A में। इसका जो रेट है, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, होलसेलर एटसेट्रा जो भी हैं 1%, और अगर आप रेस्टोरेंट सर्विस दे रहे हैं 5%। अगर ये वाली स्कीम है, यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी है बेटा आपका 6%। और ये मैं जो भी रेट बता रहा हूँ, ये सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों को मिक्स करके बता रहा हूँ। जो भी रेट मैं आपको दे रहा हूँ बेटा, सीजीएसटी एसजीएसटी मिक्स करके मैं दोनों रेट बता रहा हूँ। तो ये वेरियस रेट हैं 0, 5, 12, 18, 28। ज्वेलरी और प्रीशियस स्टोन के ऊपर फिक्स है, ज्वेलरी और प्रीशियस मेटल के ऊपर फिक्स है बेटा आपका 3%। रफ डायमंड या और कोई प्रीशियस स्टोन है उसके ऊपर 0.25%। इसके बाद स्पेसिफिक रेट है बेटा आपके कंपोजिशन स्कीम 1 का 1 या 5 एज द केस में भी, कंपोजिशन स्कीम 2 6%। एक इंपॉर्टेंट वर्ड जो याद रखने हैं, ये जितने भी रेट है ना 6%, 1%, 5%, 0.25, 3, इन सबको हम क्या बोलते हैं, टैरिफ रेट। वो सप्लाई जिसका टैरिफ रेट ये है, इस सप्लाई को क्या बोला जाता है, नील रेटेड सप्लाई। और एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको जीरो रेटेड मत बोलना बेटा, क्योंकि जीरो रेटेड की अपनी अलग से डेफिनेशन है, वो मैं पढ़ाऊंगा। वो होता है एक्सपोर्ट करना या एससीजेड को सप्लाई करना। तो ये पहला पॉइंट है बेटा, फर्स्ट पॉइंट अपना इन टोटलिटी वाइंड अप हो गया। जीएसटी एक टैक्स है, जीएसटी आपका बेटा ड्यूटी नहीं है। और वेरियस रेट ऑफ टैक्स जितने भी पूरे जीएसटी में हैं, मैंने सारे एक जगह बेटा ये इकट्ठे कर दिए। एनी इफ्स एंड बट्स बेटा, मेक इट फास्ट, मैं आगे लेके चलूं। नो सर। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, जीएसटी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। इंडिया को डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2 क्लॉज 56 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। जो लैंड मास है, जो धरती है, वो तो इंडिया है ही,
इवन अगर हम बेटा भारतीय जल सीमा में भी चले जाएं सर्टेन लेवल तक, वो भी इंडिया माना जाता है। जो लैंड मास है JNK से लेके केरला, आपका बेटा गुजरात से लेके जो भी इधर पहुंच जाए नॉर्थ ईस्ट, ये तो सारा इंडिया है। इवन सर्टेन लेवल अगर हम सी में जाएं, ये भी इंडिया माना जाता है। सर सी में कितना जाएं? सी में तो पूरा का पूरा अंटार्कटिक तक पहुंच जाए, ओशियन कहां तक जाए बेटा? अप टू 200 नॉटिकल माइल। उसका नाम दे रखा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक इंडिया की डेफिनेशन में आता है। तो इंडिया की अगर मैं डेफिनेशन बनाऊं, इंडिया इंक्लूड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। भारतीय जल सीमा में 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर हम जाएंगे, वो भी इंडिया की डेफिनेशन में क्या होगा बच्चे? आपका कंसीडर होगा। एंड एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल इज नोन एज हाई सीज। सुनने पे ध्यान देना, एक नॉटिकल माइल होता है 1.8 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। सी में अगर पहले 12 नॉटिकल माइल तक जाएं, उसका नाम होता है TWI। ये नाम याद कर लेना। सी में पहले 12 नॉटिकल माइल तक अगर जाएं, उसको बोलते हैं TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। ये है बेटा आपका TWI, पहले 12 नॉटिकल माइल। उसके बाद नेक्स्ट 188 बोल दो, या बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल बोल दो, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल, उसको बोला जाता है हाई सीज। ये तीन नाम आपको याद करने हैं। पहले 12 नॉटिकल माइल तक का नाम होता है बेटा टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। बेस लाइन से पहले 12 नॉटिकल माइल अगर सी की तरफ चलें, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। उस 12 नॉटिकल माइल के बाद नेक्स्ट 188, या ऐसे बोल दो बेस लाइन से अप टू 200 नॉटिकल माइल अगर सी की तरफ चलें, इसको बोला जाता है बेटा आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इंडिया की एप्लीकेबिलिटी अप टू 200 नॉटिकल माइल तक है। इंडिया की डेफिनेशन ही है बेटा अप टू 200 नॉटिकल माइल इन द सी। एंड एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल इन द सी इज नोन एज हाई सीज। 200 नॉटिकल माइल के बाद जितना भी एरिया होता है, उसको बोला जाता है बेटा हाई सीज। एंड हाई सीज इज नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ इंडिया। एक इंपॉर्टेंट चीज सुनने पे ध्यान देना बेटा मेरा, मैंने 12 नॉटिकल माइल को नाम दे दिया बेटा टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। अलग से क्यों बोला? 12 नॉटिकल माइल तक कंट्रोल स्टेट का होता है। 12 नॉटिकल माइल तक सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं बेटा, कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट का है। जो भी नियरेस्ट कोस्टल स्टेट पड़ रहा है, जैसे तमिलनाडु बेटा आपका सी के कोने पे है। मैप थोड़ा सा याद करो ना बेटा, केरल, तमिलनाडु, ये सब कोस्टल एरिया है। तो तमिलनाडु जो आपका लैंड है, वो तो तमिलनाडु है ही। 12 नॉटिकल माइल अगर उसके सी तक जाएं, वो भी आपका क्या माना जाता है बेटा? 12 नॉटिकल माइल भी स्टेट की तरह कंसीडर होता है। ऐसे याद कर लो, पावर किसके पास है? TWI को कंट्रोल करने की पावर स्टेट के पास। और जो 12 नॉटिकल माइल के बाद नेक्स्ट 188 नॉटिकल माइल है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? EEZ। 12 के बाद नेक्स्ट टू आपका 188 नॉटिकल माइल, उसको बोला जाता है बेटा आपका EEZ। EEZ के केस में बेटा ये यूनियन टेरिटरी की तरह ट्रीट होता है। यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा, उसमें लिखा हुआ है दादर नागर, दमन दीव, लक्षद्वीप, और ऐसे कर करके आखिरी में लिखा हुआ है अदर टेरिटरी। तो भाई अदर टेरिटरी में क्या आएगा? अदर टेरिटरी में ये चीज आती है जो 12 नॉटिकल माइल के बाद है अप टू 200 नॉटिकल माइल, उसको बोला जाता है बेटा आपका वो यूनियन टेरिटरी की तरह क्या होती है? ट्रीट होती है। तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। इससे पहले मैं लिखूं, लास्ट टाइम वाइंड अप कर देता हूं। जीएसटी एक्सटेंड होता है अपना होल ऑफ इंडिया। तो आज के टाइम JNK बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, वो बाय डिफॉल्ट ही JNK के ऊपर लगते हैं। तो लैंड मास तो पूरा का पूरा आ गया। सर सी में, भारतीय जल सीमा में भी जाएं 200 नॉटिकल माइल तक, वो भी इंडिया की डेफिनेशन में आता है। पहले 12 नॉटिकल माइल को बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट 188 नॉटिकल माइल को बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। टोटल हो गया 200 नॉटिकल माइल। इंडिया की डेफिनेशन है अप टू 200 नॉटिकल माइल। 200 नॉटिकल माइल तक ये इंडिया की डेफिनेशन में ही क्या होगा बेटा? कंसीडर होगा। खत्म हुआ डेफिनेशन। अब इसके बाद जो आपको याद रखने लायक चीज है, पहले 12 नॉटिकल माइल पे किसका कंट्रोल होता है? स्टेट का। और 12 नॉटिकल माइल के बाद जो 188 नॉटिकल माइल है, उसको क्या ट्रीट किया जाता है बेटा? यूनियन टेरिटरी। उसको क्या ट्रीट किया जाएगा बच्चे? यूनियन टेरिटरी। काम आएगा जब मैं इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई पढ़ाऊंगा, उसमें काम आएगी बेटा ये चीज। तो इसको एक बार जरा तेजी से लिखते हैं कि जीएसटी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। इंडिया की डेफिनेशन क्या है बेटा? इंडिया इंक्लूड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ।
अब इसको डायग्राम से समझाता हूं मैं। लेटस से ये अपना ज्योग्राफिकल रीजन, इधर कहीं तमिलनाडु है, ये इधर आंध्रा है, इसके ऊपर उड़ीसा और फिर वो वेस्ट बंगाल आ जाता है। ये आपका बेटा भारतीय जल सीमा, इसके पहले 12 नॉटिकल माइल तक अगर जाएंगे, पहले 12 नॉटिकल माइल, NM स्टैंड्स फॉर नॉटिकल माइल, इसका नाम होता है TWI। मैं ऊपर डिफाइन कर देता हूं। NM स्टैंड्स फॉर नॉटिकल माइल। 1 NM इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। TWI की फुल फॉर्म टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। इसके बाद TWI के बाद नेक्स्ट 188 नॉटिकल माइल। TWI के बाद नेक्स्ट है बेटा ये, यानी कि बेस लाइन से देखूंगा तो 200 हो गए ना। यस सर। इस एरिया को बोलते हैं EEZ। EEZ स्टैंड्स फॉर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सर एक क्वेरी है। एक मिनट रुक जा बेटा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और इसके बाद के जितने भी एरिया बचता है, एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल, उसको बोला जाता है बेटा हाई सीज। अब यहाँ पर जो मैं चीज़ लिखवा रहा हूँ उसको थोड़ा तसल्ली से लिख लेना, हाइलाइटर हो तो हाईलाइट कर देना। TWI में कंट्रोल किसका होता है? स्टेट का। सर कौन सी स्टेट का? जो भी नियरेस्ट कोस्टल है। अब मान लो TWI में बेटा ONGC का कोई प्लांट लगा हुआ है, हो सकता है ना। सर पानी में क्या कर रहा है ONGC का प्लांट? सी से क्रूड ऑयल क्या कर रहा है? कच्चा तेल एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो अब ये बेटा इसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा? अगर TWI में है, इसमें कंट्रोल होगा बेटा किसका? नियरेस्ट कोस्टल स्टेट का। अगर नियरेस्ट कोस्टल स्टेट तमिलनाडु है, तमिलनाडु का कंट्रोल होगा। आंध्रा है, आंध्रा का कंट्रोल होगा। उड़ीसा है, उड़ीसा का कंट्रोल होगा। और ये किसकी डेफिनेशन में आता है? दिस वन, ये आता है आपका यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन में। आज ही पढ़ाऊंगा बेटा। अभी तो खाली इंडिया की डेफिनेशन ली है, स्टेट की नहीं ली, यूनियन टेरिटरी की नहीं ली। यूनियन टेरिटरी की जब डेफिनेशन लूंगा ना, उसमें आखिरी में आएगा अदर यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दमन दीव, दादर नागर, और उसमें लिखा है आखिरी में क्या बेटा आपका? अदर टेरिटरी। तो ये अदर टेरिटरी में आता है, अदर यूनियन टेरिटरी में। और इसके बाद का जो एरिया है उसको बोला जाता है हाई सीज। इंडिया की एप्लीकेबिलिटी अप टू 200 नॉटिकल माइल है। इंडिया की एप्लीकेबिलिटी, GST की एप्लीकेबिलिटी बेटा अप टू 200 नॉटिकल माइल। हाई सीज इज नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ इंडिया, वो इंडिया के डेफिनेशन में काउंट नहीं होगा। इसमें दिमाग में कई बार एक क्वेरी आ जाती है, सर इतने नॉटिकल माइल में बीच में कोई दूसरा स्टेट पड़ जाए तो? सबसे बढ़िया एग्जांपल श्रीलंका, इतना डिस्टेंस ही नहीं है इंडो श्रीलंका में, उसमें डिस्टेंस ही बेटा 8 या 10 नॉटिकल माइल का है। फिर दोनों कंट्री आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बाइफरकेट कर लेंगी कि कितना पानी हमारा है और कितना पानी वाला एरिया आपका है। वो अपने मैटर नहीं है, इंटरनेशनल ट्रीटी है। अपने जो स्टूडेंट लेवल के मैटर हैं बेटा वो ये चीजें याद रखनी है। पहले 12 नॉटिकल माइल TWI, अगले 188 नॉटिकल माइल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, टोटल 200 हो गया। एरिया बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल इज नोन एज हाई सीज। पहले 12 नॉटिकल माइल के ऊपर कंट्रोल स्टेट का होता है, अगले 188 नॉटिकल माइल को हम यूनियन टेरिटरी की तरह ट्रीट करते हैं। ये है बेटा अपना पॉइंट नंबर 2, GST एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। नाउ वन बाय वन, मेक इट फास्ट। सर TWI में तो फिर सर वो इंट्रा स्टेट ही कंसिडर होगा ना? CGST SGST या क्या लगेगा उसको छोड़ो, पहले इसमें क्वेरी बताओ क्या है। इंट्रास्टेट इंटरस्टेट तो अभी मैंने पढ़ाई नहीं। अब यहाँ पर मान लो ONGC का प्लांट, नियरेस्ट कोस्टल एरिया ये है, तमिलनाडु में माना जाएगा ना ये? Yes. तो आंध्रा वाला अगर यहाँ सर्विस दे रहा होगा फिर तो इंटरस्टेट सप्लाई हो जाएगा। Yes. तो इंट्रास्टेट में पूछना ना बेटा, इसमें क्वेरी पूछो क्या है। इसमें क्लियर है सर। शैल आई मूव ऑन? Yes. चलो जी बोले प्लीज। EEZ वाले में जो यूनियन टेरिटरी है उसकी स्टेट असेंबली है? स्टेट असेंबली बेटा केवल 3 की है, दिल्ली, पौंडीचेरी और JNK। वहाँ कौन सी विधानसभा है बेटा? इतना तो प्रैक्टिकल वैसे भी नॉलेज होगी। पानी में कौन सी विधानसभा है वहां पर?
चलो ठीक है सर। नाउ पॉइंट नंबर 1, जीएसटी बेटा टैक्स है, जीएसटी ड्यूटी नहीं है, वो पढ़ा दिया, उसकी डिटेल ले ली। पॉइंट नंबर 2, जीएसटी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, जीएसटी पूरे इंडिया के ऊपर बेटा एप्लीकेबल होती है। इंडिया को डिफाइन कर रखा है बेटा सेक्शन 2 क्लॉज 56 में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक। पॉइंट नंबर 3, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी से पहले था बेटा वैट, वैट होता था ओरिजिन बेस्ड टैक्स। जीएसटी जो है वो है आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूं बेटा। डी ऑफ दिल्ली, डी का मतलब नाम होते हैं, डी ऑफ दिल्ली इसने गुड्स बेची बेटा एम ऑफ महाराष्ट्र को, तो यानी कि गुड्स की मूवमेंट कहां से स्टार्ट होगी? दिल्ली से। गुड्स की मूवमेंट कहां टर्मिनेट होगी जाके बेटा? महाराष्ट्र में। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। रिवेन्यू कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएगा आज के टाइम? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास बेटा रिवेन्यू जाएगा। जहां पर गुड्स या जहां पर सर्विसेज की बेटा डेस्टिनेशन होगी उस गवर्नमेंट के पास क्या जाएगा बच्चे? रिवेन्यू जाएगा। सर ये कैसे पता लगाते हैं कि गुड्स की डेस्टिनेशन क्या है? सर ये कैसे पता लगाते हैं कि सर्विस की डेस्टिनेशन क्या है? इसके लिए कंप्लीट चैप्टर है प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई कुछ नहीं है, वो डेस्टिनेशन के हिसाब से डिजाइन कर रखा है। अभी आपको जो दिमाग में याद रखना है बेसिक में, जीएसटी ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं है बेटा। वैट होता था ओरिजिन बेस, कि जहां से गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट हुई है वो स्टेट गवर्नमेंट क्या लगाती थी? वैट लगाती थी। यहां पर अलग कहानी है बेटा। यहां रिवेन्यू किसके पास जाएगा? जीएसटी डेस्टिनेशन है, रिवेन्यू उसके पास जाएगा जहां गुड्स या सर्विसेज की क्या है बेटा? आपकी डेस्टिनेशन है। सर इससे पर्पस क्या सोल्व हुआ? डेस्टिनेशन करने से पर्पस बेटा बड़े लेवल पे ये सोल्व हो गया, इंपोर्ट सारे के सारे टैक्सेबल हो जाएंगे, एक्सपोर्ट सारे के सारे बच जाएंगे, क्योंकि इंपोर्ट के केस में डेस्टिनेशन कहां पर होगी? इंडिया। एंड जीएसटी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, ठीक है ना? तो इसलिए इंपोर्ट को ये क्या करना चाह रहे हैं? टारगेट करना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर क्या लगाएं? टैक्स लगाएं। एक्सपोर्ट के केस में डेस्टिनेशन कहां पर होगी? आउटसाइड इंडिया। और जीएसटी आउटसाइड इंडिया पे है ही नहीं बेटा। उसकी तो एप्लीकेबिलिटी होल ऑफ वर्ल्ड थोड़ी ना है। जीएसटी एक्सटेंड टू होल ऑफ वर्ल्ड नहीं है, जीएसटी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया है। तो फिलहाल अभी तो आपको बस एक लाइन याद करनी है, वो पर्पस आगे इसका जहां जाएगा वो मैं आपको बताता रहूंगा। जीएसटी ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं है, जीएसटी आपका क्या है बेटा? एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब अपनी लैंग्वेज में किसी कोने में डाल देना, इसका मतलब होता है रिवेन्यू उस गवर्नमेंट के पास जाएगा जहां गुड्स या सर्विसेज की मूवमेंट टर्मिनेट होती है। और वो गुड्स और सर्विसेज की मूवमेंट टर्मिनेट कैसे निकालेंगे? प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर से। तो दिस वन इज पॉइंट नंबर 3, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। और इससे पर्पस क्या सोल्व हो रहा है? इंपोर्ट सारे के सारे टैक्सेबल होंगे, होने भी चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट पे बेटा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म होता है। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए कई बार हम क्या करते हैं? इंपोर्ट ड्यूटी भी चार्ज करते हैं। तो पर्पस सोल्व हो रहा है जी, इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाओ और एक्सपोर्ट को क्या करो? टैक्स फ्री करो। टैक्स फ्री वैसे हो जाएगा क्योंकि डेस्टिनेशन क्या होगी उसकी? आउटसाइड इंडिया। तो पहला पॉइंट, जीएसटी आपका बेटा टैक्स है, ड्यूटी नहीं है, वो वाइंड अप हुआ। दूसरा पॉइंट, जीएसटी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, ये वाइंड अप हुआ। तीसरा, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। एनी इफ्स एंड बट्स? नो सर। गुड। पॉइंट नंबर 4, taxes subsumed under GST. Taxes subsumed under GST. एक पर्सन ने मुझे इसकी बहुत बढ़िया फुल फॉर्म बताई। जीएसटी गए 17 टैक्स, गए 17 टैक्स, 17 टैक्स का बंडल है बेटा ये। जीएसटी कुछ नहीं है, इसमें 17 टैक्सेस क्या हुए हैं बेटा? आपके मर्ज हुए हैं। नाम याद कर लेना, गए 17 टैक्स। या जीएसटी में कितने टैक्स सब्स्यूम हुए हैं बेटा? 17 टैक्सेस सब्स्यूम्ड हुए हैं। गुड्स के अलग रखना, सर्विसेज के अलग। पहले मैं याद कराता हूं, फिर एक सिरे से इकट्ठा लिख दूंगा। राइटिंग समझ में आ रही है ना बेटा? यस सर। उनको दिक्कत हो रही होगी जो बिल्कुल लाइफ में पहली बार मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं बेटा, 1-2 क्लास की बात है, फिर मैं राइटिंग सुधारूंगा नहीं, आपको आदत पड़ जाएगी। इसलिए सुनने पे ज्यादा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। मुद्दे पे आओ। गुड्स के पहले बेटा मैं याद कराता हूँ गुड्स के कौन कौन से टैक्स हैं जो सब्स्यूम हुए हैं। सब्स्यूम का मतलब जीएसटी के बकेट में आ गए, जीएसटी में आके मर्ज हो गए। सुनने पे ध्यान देना बेटा। सबसे पहला जो आपका वैट, नंबर 2 सेंट्रल सेल्स टैक्स, नंबर 3 परचेज टैक्स, नंबर 4 एंट्री टैक्स। याद करो बेटा 4 जल्दी से, 4 4 के ब्लॉक बनाओ। सबसे पहला कौन सा है बेटा? वैल्यू एडिड टैक्स, वैट। नंबर 2 आपका बच्चे
सेंट्रल सेल्स CST. टैक्स। नंबर थर्ड आपका बेटा परचेज purchase टैक्स। tax. नंबर फोर्थ एंट्री Entry टैक्स। सर बता तो दो ये होते क्या है, कुछ करना ही नहीं अपने को तो नाम याद करना है बस, ये आगे मर्ज हो गए। वैट, सीएसटी, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स। ठीक है जी। इसके बाद बेटा 4 टाइप की एक्साइज, ये चारों हमेशा इकट्ठी याद करना। 4 टाइप की एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन टॉयलेट एंड मेडिकल प्रिपरेशन, एक्साइज ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल, एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स ऑफ स्पेशल इंपोर्टेंस। रिपीट करो, 4 टाइप की एक्साइज। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, मैंने बोला था पढ़ के बैठना। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। नंबर 2 एक्साइज ऑन टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल। नंबर 3 एक्साइज ऑन टॉयलेट एंड मेडिकल प्रिपरेशन। नंबर 4 एक्साइज ऑन गुड्स ऑफ स्पेशल इंपोर्टेंस। जो बच्चे गुजरात से हैं उनके बेटर समझ में आएगा बेटा कि जीएसटी आने के बाद ये कपड़ा मार्केट बंद क्यों हो गई थी, क्योंकि कपड़े में पहले एक्साइज लगती थी बेटा, वो मैन्युफैक्चरर देता था, और जीएसटी आने के बाद मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर सबको देनी पड़ गई थी। तो होलसेलर रिटेलर जिन्होंने कभी टैक्स ही पे नहीं करा था कपड़े के ऊपर, वो एक ही झटके में जीएसटी में उनके ऊपर भी लगना शुरू हो गया था, इसलिए पूरा गुजरात बंद हुआ था, सूरत। एनी हाउ आपको तो खैर याद कर लेना है बेटा, ये कितने टैक्सेस हो गए, 8 हो गए। 2 कस्टम की ड्यूटी मर्ज हुई है, कस्टम पूरा मर्ज नहीं हुआ है, कस्टम की केवल 2 ड्यूटी मर्ज हुई है। सेक्शन 3(1) ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, सेक्शन 3(5) ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट, उसको बोलते हैं सीवीडी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। और स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी आपको सेक्शन याद करनी पड़ेगी बेटा, 3(1) ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट एंड 3(5) ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। टोटल 10 हो गई बेटा। और लास्ट इनके ऊपर लगने वाला सरचार्ज एंड सेस, ये 11 टैक्सेस हैं जो जीएसटी के बकेट में आके क्या हो गए बच्चे, मर्ज हो गए। अब मैं गुड्स वाले सारे इकट्ठे कर रहा हूं, फिर लिखते रहना। नंबर 1 वैल्यू एडिड टैक्स, नंबर 2 सेंट्रल सेल्स टैक्स, नंबर 3 परचेज टैक्स, नंबर 4 एंट्री टैक्स, नंबर 5, 6, 7, 8 4 टाइप की एक्साइज हैं ये। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, नेक्स्ट एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल, नेक्स्ट एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन गुड्स ऑफ स्पेशल इंपोर्टेंस, नेक्स्ट एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन टॉयलेट एंड मेडिकल प्रिपरेशन। 2 टाइप की, एक मिनट बेटा आप शांत रहो, 2 टाइप की कस्टम ड्यूटी क्या हो गई बेटा, इसमें मर्ज हो गई। नंबर 1 custom duty under section 3(1) of custom tariff act, and number 2 custom duty under section 3(5) of custom tariff act। कस्टम की केवल ये 2 ड्यूटी मर्ज हुई हैं, बाकी पूरा का पूरा कस्टम एक्ट एज इट इज चलता है। इसके बाद इनके ऊपर लगने वाले सरचार्ज और सेस। एक बार सर्विस भी रिवाइज करा दूं, फिर इकट्ठा ही लिखवा दूं। यस सर। 11 तो ये हो गए। सर्विसेज सुनने पे ध्यान देना बेटा, सर्विसेज के कौन कौन से टैक्स मर्ज हुए हैं जो जीएसटी के बकेट में आए हैं। सबसे पहला बेटा आपका सर्विस टैक्स, नंबर 2 आपका लग्जरी टैक्स, होटल्स पे या जिम्स पे लगता था ये लग्जरी टैक्स। नंबर 3 आपका बेटा एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स लेवी बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स लेवी बाय स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स लगाती थी वो मर्ज हुआ है बेटा, लोकल अथॉरिटी जो लगाती थी एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स वो मर्ज नहीं हुआ। सर्विस टैक्स मर्ज हो गया, लग्जरी टैक्स मर्ज हो गया, एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स लेवी बाय स्टेट गवर्नमेंट ये क्या हो गया बेटा, मर्ज हो गया। नंबर 4 टैक्सेस ऑन बैटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरी, एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं इनको, बैटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरी को, इसके ऊपर पहले स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, अब वो भी जीएसटी के दायरे में आ गया। नंबर 5 टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में जो आप एडवर्टीजमेंट देते थे इसके ऊपर पहले स्टेट गवर्नमेंट क्या करती थी बेटा, टैक्स इंपोज करती थी, वो भी जीएसटी के दायरे में आ गया। एंड नंबर 6 एंड लास्ट बेटा इनके ऊपर लगने वाला सरचार्ज एंड सेस। तो ये 6 सर्विसेज के हैं, 1 बाय 1 बेटा एक बार तेजी से। सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स लेवी बाय स्टेट गवर्नमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। नंबर 4 आपका टैक्सेस ऑन बैटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरी। नंबर 5 आपका बेटा टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर। और लास्ट आपका है बच्चे सरचार्ज एंड सेस। ये 17 टैक्सेस, जीएसटी की फुल फॉर्म ही ये है बेटा, गए 17 टैक्स। मुझे तो एक बच्चे ने बताया, अच्छा लगा कि हाँ जी ये भी है कि गए 17 टैक्स। ये 17 टैक्स का बंडल बन गया और एक सिंगल टैक्स लग गया बेटा आज के टाइम, कौन सा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। चलिए जी तेजी से एक बार नाम लिखो और अलग करते रहो। गुड्स में सबसे पहला वैट, फुल फॉर्म पता है ना बेटा, देखते रहना। नंबर 2 सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, एंट्री टैक्स,
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज, एडीई का मतलब है एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल आर्टिकल, additional duty of excise on toilet and medical preparation, additional duty of excise on goods of special importance. Then इसके बाद काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सीवीडी की फुल फॉर्म होती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट 1975. देन स्पेशल सीवीडी, स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(5) ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट. और लास्ट इनके ऊपर लगने वाला सरचार्ज एंड सेस. सर्विसेज की बेटा अगर मैं बात करूं, सर्विसेज में सबसे पहला कौन सा मर्ज हुआ है? सर्विस टैक्स. सर्विस टैक्स. नंबर 2 जो मर्ज हुआ है लग्जरी टैक्स. लग्जरी टैक्स. नंबर 3 एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट. amusement एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स. levied by state government. ये वर्ड थोड़ा इम्पोर्टेंट है बेटा. एक लोकल अथॉरिटी लगाती है बेटा, ये जो मेले वेले लगते हैं इनके ऊपर लगाती है लोकल अथॉरिटी, वो मर्ज नहीं हुआ है बेटा आपका. नंबर 4 आपका बेटिंग, गैम्बलिंग एंड लॉटरी. टैक्सेस ऑन बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी. नेक्स्ट इसके बाद बेटा टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट इन, न्यूज़पेपर. और छठा इनके ऊपर लगने वाले ये 17 टैक्सेस हैं बेटा आपके जो जीएसटी के दायरे में आए हैं. तो यहाँ तक हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया, जीएसटी टैक्स है, ड्यूटी नहीं है. दूसरा पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिया, जीएसटी एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया. तीसरा पॉइंट मैंने पढ़ा दिया, जीएसटी बेटा एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. चौथा पॉइंट हमने ले लिया, टैक्स एक सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी. वो कौन कौन से टैक्स हैं जो जीएसटी के बंडल में आए हैं? 17 टैक्सेस हैं बेटा जो जीएसटी के बंडल में आए हैं. नेक्स्ट पॉइंट बेटा, यहां तक कोई क्वेरी तो नहीं है? No sir. नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन फॉर्म में ले रहा हूं बेटा मैं. वो क्या कारण था कि हमें इतने सारे टैक्सेस को हटाना पड़ा और उसकी जगह हमें जीएसटी को लाना पड़ गया? और ऐसी क्या सरकमस्टांसेस थी कि पुराने टैक्स अबोलिश हुए और बेटा हमें जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ गया? क्वेश्चन फॉर्म में ले रहा हूं मैं. व्हाट आर द circumstances that led to the introduction, LED, led मतलब कारण बनना, reasoning. What are the circumstances that led to the introduction of GST? वो क्या कारण था जिसके कारण हमें GST को लाना पड़ गया? या इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ क्वेश्चन फॉर्म में, अगर मैं बनाऊं, ड्रॉबैक्स ऑफ ओल्ड टैक्स सिस्टम. Yes. ओल्ड टैक्स सिस्टम का मतलब प्री जीएसटी. बस एक बार फिर सुनने पे ध्यान देना, याद करेंगे और फिर एक सिरे से इकट्ठा लिखवा दूंगा. ये एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा अगर मिला तो, कि व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी. 5 ही मिनट फोकस रखो मेरे ऊपर और सुनने पे ध्यान देना. सेकंड क्या क्वेश्चन बन सकता है? ड्रॉबैक्स ऑफ ओल्ड टैक्स सिस्टम. मैं बोलता हूं बेटा, सर 17 टैक्सेस हैं तो इसका मतलब 17 एक्ट होंगे. हर एक्ट की बेटा अलग अलग रिटर्न जारी होंगी. हर एक्ट की ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या होंगी बेटा आपकी? अलग अलग थी. सबकी मल्टीपल थी. मल्टीपल एक्ट्स हैं,
मल्टीपल एक्ट्स हैं तो मल्टीपल ड्यू डेट हैं, मल्टीपल अथॉरिटीज हैं, मल्टीपल असेसमेंट हो रही है, मल्टीपल फाइलिंग ऑफ रिटर्न है। कोई मंथली बेसिस पे फाइल करवा रहा है, कोई क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करवा रहा है, कोई एनुअली बेसिस पे क्या हो रही है, किसी एक्ट में फाइल हो रही है। ऐसे पता चले उसी में उलझा हुआ है बेटा। तो सबसे पहली और जो बड़ी ड्रॉबैक थी वो सारा सिस्टम क्या था बेटा, मल्टीपल। मल्टीपल क्या थे बेटा आपके साहब, एक्ट थे। मल्टीपल एक्ट थे तो मल्टीपल क्या थी बेटा आपकी ड्यू डेट थी, मल्टीपल टैक्सेस थे, मल्टीपल रिटर्न थी, मल्टीपल असेसमेंट थी। ये समस्या पड़ती थी बेटा आपके पुराने सिस्टम में। जीएसटी बेटा सही मायने में अब क्या है, वन नेशन वन टैक्स। पहले हमारे पास बेटा केरला का क्लाइंट था, केरल के लो पढ़ो, केरल का वैट क्या बोल रहा है। कोई आंध्रा का क्लाइंट है, आंध्रा का पढ़ो बेटा। जेएंडके का क्लाइंट है, जेएंडके के लो पढ़ने पड़ते थे। अब कोई दिक्कत नहीं है बेटा अपने को, अब अपने को केवल जीएसटी पढ़ना है, क्लाइंट कहीं मर्जी का हो। पहले हर क्लाइंट के एंगल से अलग अलग क्या करना होता था, कंसीडर करना होता था। अब केवल क्या है बेटा आपका साहब, सिंगल, वन टैक्स वन नेशन। चलो जी, पहला तो हो गया। फिर मल्टीपल रिटर्न, मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल असेसमेंट, सारी चीज मल्टीपल थी। दूसरा, क्योंकि मल्टीपल टैक्सेस थे, मैं बोल सकता हूं कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड का एग्जांपल ले लो, मारुति ने कार मैन्युफैक्चर करी, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी बेटा, उस एक्साइज ड्यूटी के ऊपर फिर वैट लगता था। लेटर से कार है बेटा 10 लाख की, एक्साइज है बेटा 10%, 10 लाख का 10% 1 लाख, तो 10 + 1 उस 11 लाख के ऊपर क्या लगता था बेटा, फिर आपका वैट चार्ज होता था। क्योंकि मल्टीपल टैक्सेस हैं तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। तो पहली ड्रॉबैक थी मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल असेसमेंट, मल्टीपल रिटर्न, मल्टीपल ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स, सब कुछ मल्टीपल। दूसरा, उस मल्टीपल के कारण क्या होता था, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। तीसरा, क्योंकि टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है तो मैं बोल सकता हूं गुड्स और सर्विसेज की कॉस्ट कंपैरेटिवली हायर हो जाएगी। ये ड्रॉबैक होती थी बेटा, गुड्स और सर्विसेज की कॉस्ट कंपैरेटिवली क्या होनी है, हायर होनी है। चौथा, हायर अकाउंटिंग कॉस्ट बेटा, वो हर एक्ट में अलग अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे। वैट के अलग अकाउंट बन रहे हैं, सीएसटी के अलग बन रहे हैं, एक्साइज के अलग बन रहे हैं, अलग अलग टाइप के अकाउंट्स बनाने हैं, हायर अकाउंटिंग कॉस्ट। ये दिक्कत पड़ती थी बेटा। पांचवी सबसे बड़ी दिक्कत जो आती थी, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रॉपर नहीं मिलते थे। जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं, दीपक जैन क्लासेस बेटा, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं। मेरी आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर होता था सर्विस टैक्स। मैंने परचेज कर रखे हैं एसी, मैंने परचेज कर रखे हैं लैपटॉप, मैंने परचेज कर रखे हैं डेस्कटॉप, मैंने परचेज कर रखा है ऑफिस का फर्नीचर, बच्चों के लिए चेयर, उन सब के ऊपर मैं क्या दे के आया था, वैट। अब मेरे परचेज के ऊपर वैट लगा हुआ है, मेरी आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर सर्विस टैक्स है। वैट सर्विस टैक्स आपस में क्या नहीं होते थे बेटा, ये सेट ऑफ नहीं होते थे। आईटीसी ही नहीं मिल पाता था प्रॉपर आईटीसी की ही दिक्कत थी। ये मेजर कमी थी। छठी मेजर कमी थी, सिस्टम बेटा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं था। मोदी गवर्नमेंट बेटा आपका साहब पूरे वर्ल्ड में घूम के आ गई थी। कम मेक इन इंडिया, कम इन्वेस्ट इन इंडिया, फॉरेनर्स का प्रेशर था, इंडिया में आ तो जाएं, पहले अपना टैक्सेशन सिस्टम तो संभाल लो। गुजरात में प्लांट लगाते हैं अलग कानून होता है, केरल में प्लांट लगाते हैं अलग कानून होता है, जेएंडके में प्लांट लगाते हैं अलग कानून होता है, वेस्ट बंगाल के तो कानून ही अलग चल रहे होते हैं, यूपी उस जमाने में मायावती बेटा अखिलेश सरकार, उनके कानून अलग चल रहे हैं। हम तो इंडिया में आ रहे हैं, अपना टैक्सेशन सिस्टम तो सुधारो, यूनिफॉर्मिटी तो लाओ। तो ये भी प्रेशर था बेटा, सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं था, इसलिए फाइनली परेशान होकर इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया। सॉरी, ये मेजर ड्रॉबैक थी बेटा, जिसके कारण क्या करना पड़ गया, हमें जीएसटी इंट्रोड्यूस करना पड़ा। एक बार लास्ट टाइम बोलो और फिर आगे निकलते हैं बेटा। पहला, लिखवा दो। मल्टीपल टैक्सेस, सुनने पे ध्यान दे बेटा, लिखवाऊंगा। मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल रिटर्न, मल्टीपल पेमेंट ऑफ टैक्सेस, सारी चीज मल्टीपल थी, जो जो याद आए सब लिख देना। नंबर 2, कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। नंबर 3, उस कैस्केडिंग इफेक्ट के कारण क्या हो जाती थी, हायर कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। नंबर 4, उसके कारण क्या होता था बेटा आपका, हायर अकाउंटिंग कॉस्ट। अलग अलग लॉ में क्या बन रहे हैं, अलग अलग अकाउंट्स बन रहे हैं। 5वां, आईटीसी प्रॉपर नहीं मिलते थे। छठा सुनो, गुड्स और सर्विसेज का क्राइटेरिया प्रॉपर डिफाइन नहीं था। रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, उसके ऊपर वैट भी लगता था, सर्विस टैक्स भी लगता था, क्योंकि दो स्कूल ऑफ थॉट थे। स्टेट गवर्नमेंट कह रही थी खाना अपने आप में गुड्स है, इसके ऊपर वैट लगाओ, वाइल रेस्टोरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी सर्विस है, इसके ऊपर क्या लगाओ, सर्विस टैक्स लगाओ। पेरेंट्स से पूछना बेटा, आप तो खैर बच्चे हो, खाने पीने जाते थे रेस्टोरेंट में, बिल तो आपके पास भी होंगे नालायक हो, 2017 से पहले के, उसमें दोनों चीज आती थी, वैट भी होता था उसके ऊपर, और उसके ऊपर क्या होता है आपका सर्विस टैक्स भी होता था। क्राइटेरिया ही प्रॉपर डिफाइन नहीं था कि क्या चीज है गुड्स, क्या चीज है सर्विसेज। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण हमें जीएसटी लाना पड़ गया।
वन बाय वन लिखो अब तेजी से। पहला ड्रॉबैक क्या था? मल्टीपल टैक्सेस, उसके कारण मल्टीपल एक्ट, उसके कारण मल्टीपल अथॉरिटीज को डील करना पड़ता था, उसके कारण मल्टीपल रिटर्न्स, मल्टीपल ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, सब कुछ ही मल्टीपल था ना। एटसेट्रा, जो भी और याद आए करते रहना। सेकंड कमी क्या थी? कैस्केडिंग इफेक्ट। टैक्स ऑन टैक्स लग जाता था बेटा। इसके कारण बेटा गुड्स और सर्विसेज का प्राइस कंपैरेटिवली हायर। यस सर। हायर कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, हायर अकाउंटिंग कॉस्ट, हायर अकाउंटिंग कॉस्ट, इनपुट टैक्स क्रेडिट, परचेज के टैक्स को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, प्रॉपर नहीं मिलते थे। was not properly allowed, goods versus service criteria not properly defined, पता ही नहीं चलता था ये पर्टिकुलर चीज़ गुड्स है या सर्विस है। रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, मकान बनवाया और माल समेत ठेके पे दे दिया। अब वो रेडी कंक्रीट सीमेंट सब कुछ वो लगा रहा है। अब रोडी कंक्रीट सीमेंट देखें वो गुड्स हैं, लेबर देखें बेटा वो क्या है, सर्विस है। वो पता ही नहीं चलता था कि ये गुड्स है या सर्विस है। नए लॉ में दिक्कत नहीं आएगी जीएसटी में ये। और सातवां, सिस्टम इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद International taxation. system is not in accordance with इंटरनेशनल सिस्टम। ये कुछ कमियां थी जिसके कारण बेटा अपने को जीएसटी इंट्रोड्यूस करना पड़ गया। बस 2 मिनट फोकस रखना। अगर मैं आपसे पूछूं जीएसटी के एडवांटेज क्या हैं, अगर इसी के नीचे मैं आपको लिखूं कि जीएसटी की एडवांटेज क्या हैं, सिंगल टैक्स, नो कैस्केडिंग। इन 7 पॉइंट को उल्टा करके लिख दो, ये जीएसटी के एडवांटेज हो जाएंगे। यस सर। इन 7 पॉइंट को रिवर्स डायरेक्शन में लिखो, एडवांटेज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी? सिंगल टैक्स, सिंगल रिटर्न, नो कैस्केडिंग इफेक्ट, सिंगल पेमेंट। वो अलग बात है, सिंगल पेमेंट ये अपने आप में बवाल है, पर हमें तो एडवांटेज लिखनी है ना। इसके बाद रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट, कई जगह प्रूव कराऊंगा आज भी होता है, पर हमें एडवांटेज लिखनी है। नंबर 3 क्या लिखेंगे बेटा? लेसर कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विस। हाँ करो। यस सर। यस सर। पर ना तो गुड्स की कोई कॉस्ट कम हुई है ना सर्विस की। पर हम एडवांटेज लिख रहे हैं बेटा, चुपचाप लिख के आ जाना कि हाँ जीएसटी से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। और अगर वो पुराने सिस्टम की ड्रॉबैक पूछे तो सब कुछ उसके बारे में झाड़ू गल देना। नेक्स्ट बेटा, लेसर अकाउंटिंग कॉस्ट। Yes, sir. पता चले पहले से ज्यादा बढ़ गई है, पता चले पहले से ज्यादा बढ़ गई है। यस। छोटा छोटा व्यापारी बेचारा अकाउंट्स बना रहा है, उसको भी नहीं पता कि सॉफ्टवेयर टैली वैली। चलिए प्लीज प्लीज माइक को म्यूट रखो बेटा प्लीज। 5वां आपका बेटा, इसी को उल्टा कर दो, आईटीसी। ये मान लेता हूँ ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया, आईटीसी अलाउड। मन से धन्यवाद लो को मैं दूंगा। सबसे बढ़िया रिलैक्सेशन तो और किसी को हो ना हो, मेरे को है। अब मैं चाहे लैपटॉप खरीदूं, अब मैं चाहे बेटा आपके प्रोजेक्टर खरीदूं, कैमरा खरीदूं, फर्नीचर खरीदूं, कुछ भी खरीदूं, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा।
और मेरी आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर भी क्या है, जीएसटी है। GST है। अब मुझे इनके आपस में क्या मिल जाएंगे, आईटीसी मिल जाएंगे। पहले लैप्स होता था, अब मेरे को प्रॉपर आईटीसी अलाउड होंगे। गुड्स वर्सेस सर्विस क्राइटेरिया प्रॉपरली डिफाइन है। अब कोई एम्बिग्यूटी नहीं होगी, दोनों की ही अपनी प्रॉपर डेफिनेशन है। और साथ में लिख दो, सिस्टम इज इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। एनी इफ्स एंड बट्स बेटा, ड्रॉबैक में या एडवांटेज में कोई भी, थोड़ा जल्दी से बोलो हाँ या ना। नो सर। नो सर। चलो माइक को प्लीज म्यूट कर लो बेटा, बोलते ही प्लीज म्यूट कर लिया करो। एक्चुअली बेटा सॉफ्टवेयर ये इतने हैवी हैं, खाली जूम नहीं है, 2-3 और चल रहा है। आप सांस भी लोगे तो लिटरली बोल रहा हूँ, ये कैप्चर कर लेता है बेटा ये, और मेरे पास बहुत तेज आवाज आती है फिर उसकी। चलो जी, सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया बेटा, मैं भूल जाता हूँ, जीएसटी एक टैक्स है, ड्यूटी नहीं है। फिर दूसरा पॉइंट बेटा हमने पढ़ लिया, एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। फिर तीसरा पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। फिर चौथा पॉइंट मैंने आपको पढ़ा दिया, टैक्सेस कौन कौन से सब्स्यूम्ड हुए हैं। फिर इसके बाद बेटा पांचवा पॉइंट हमने ले लिया कि वो क्या कमियां थी जिसके कारण हमें जीएसटी इंट्रोड्यूस करना पड़ा। और इसी के साथ मैंने एक कॉन्सेप्ट और ले लिया कि जीएसटी के एडवांटेज क्या क्या हैं। अब आगे लेके चल रहा हूं बेटा मैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट, जीएसटी ने 2 टाइप की सप्लाई बताई। अब जरा सुनने पे ध्यान देना, अब मेजर मुद्दा यहां से शुरू हो जाता है। जीएसटी ने 2 टाइप की सप्लाई बताई है बेटा, एक इंट्रा स्टेट सप्लाई, एक इंटर स्टेट सप्लाई। ये होती क्या है ये तो मैं 5-7-10 मिनट के बाद लूंगा, पर वैसे जरा आप सुनने पे ध्यान देना। इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर 2 टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर एक ही टैक्स लगता है, आईजीएसटी। अभी यूनियन टेरिटरी का यूटीजीएसटी में एक बार इग्नोर कर रहा हूं, कुछ और कॉन्सेप्ट मुझे समझाने हैं, उस पर मैं आपका फोकस लेके जा रहा हूं। कितने टाइप की सप्लाई है बेटा, 2 टाइप की, एक इंट्रा स्टेट सप्लाई और एक इंटर स्टेट सप्लाई। क्या होती है इंट्रा स्टेट, क्या होती है इंटर स्टेट, अभी 10 मिनट के बाद लूंगा। इंट्रा स्टेट सप्लाई में 2 टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई में केवल एक टैक्स लगता है, आईजीएसटी। सीजीएसटी लगाने की पावर पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। एसजीएसटी लगाने की पावर एक्सक्लूसिवली स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगी एप्लीकेबल टू दैट पर्टिकुलर स्टेट। आईजीएसटी लगाने की पावर एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास है, और अगेन पार्लियामेंट जो कानून बनाएगी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा बेटा, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई पे 2 टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई पे एक टैक्स, आईजीएसटी। सीजीएसटी लॉ बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है, स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी पूरे इंडिया के लिए। नेक्स्ट बेटा आपका एसजीएसटी, लॉ बनाने की पावर एक्सक्लूसिवली स्टेट लेजिस्लेचर के पास है, और स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाएगी केवल अपने स्टेट के लिए क्या करेगी बेटा, लॉ बनाएगी। और नेक्स्ट इसके बाद बेटा आईजीएसटी, लॉ बनाने की पावर एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट के पास है। सर इंट्रा स्टेट सप्लाई, एक पर्टिकुलर सप्लाई इंट्रा स्टेट हो या इंटर स्टेट हो, ये कौन बताएगा? ये पार्लियामेंट बताया है या ये स्टेट लेजिस्लेचर भी बता सकती है? ये पावर किसके पास है कि एक पर्टिकुलर सप्लाई को इंट्रा स्टेट सप्लाई माने या पर्टिकुलर सप्लाई को इंटर स्टेट सप्लाई माने? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 286 ने बोला ये पावर पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट बताएगी कि सप्लाई इंट्रा स्टेट है या सप्लाई बेटा इंटर स्टेट है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। हाँ, पार्लियामेंट ने अगर बता दिया कि सप्लाई इंट्रा स्टेट है तो उस पर 2 टैक्स लग जाएंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अब कानून आप अलग अलग बना लो, सीजीएसटी का कानून पार्लियामेंट, एसजीएसटी का कानून स्टेट लेजिस्लेचर। पर कोई पर्टिकुलर सप्लाई आपकी साहब इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, ये डिफाइन करने की पावर आर्टिकल 286 ने एक्सक्लूसिवली किसके पास दे रखी है बेटा, पार्लियामेंट के पास पावर दे रखी है। आगे सुनते रहना बेटा, सीजीएसटी लगाती भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब पार्लियामेंट, पर मैं सिंप्लिसिटी के लिए सी को सेंट्रल ले रहा हूं, ठीक है ना। सीजीएसटी लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट है और ये सारा रिवेन्यू जाता भी सेंट्रल के पास ही है। सीजीएसटी लगाती सेंट्रल है और रिवेन्यू भी किसके पास जाता है बेटा, सेंट्रल के पास।
SGST लगाती बेटा स्टेट है, और ये रिवेन्यू भी किसके पास जाता है बेटा आपका साहब, स्टेट के पास जाता है। आप सुन रहे हैं कि एक चीज बेटा, CGST लेवी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, SGST लेवी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्ट बाय SGST लेवी बाय स्टेट गवर्नमेंट, कलेक्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट। IGST लेवी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, पर ये पैसा सारा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रख सकती, इस पैसे को उसको बांटना पड़ेगा स्टेट्स में। मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, CGST सारा का सारा सेंट्रल के पास रहता है। आप सुनने पे ध्यान दो, मत लिखो, मैं लिखवाऊंगा। CGST सारा का सारा सेंट्रल के पास रहता है, कोई रिवेन्यू शेयरिंग नहीं होती। SGST सारा का सारा स्टेट के पास रहता है, कोई रिवेन्यू शेयरिंग नहीं होती। IGST लगाएगी सेंट्रल, पैसा कलेक्ट भी सेंट्रल करेगी SSC से, पर कलेक्ट करके वो अपने पास नहीं रख सकती, इस पैसे को उसको क्या करना पड़ेगा, स्टेट के साथ बेटा शेयर करना पड़ेगा। सर कहाँ लिखा हुआ है ये, आर्टिकल 269A टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान द मदर ऑफ ऑल लॉ, उसमें ही लिख दिया आर्टिकल 269A में कि इंटर स्टेट सप्लाई पे लगेगा IGST। आप लगाइए सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्ट भी आप कीजिए, पर इस पैसे को शेयर करना पड़ेगा सेंट्रल और स्टेट के बीच में। सर किस रेशो में शेयर होगा, पहले मैं शेयरिंग बताता हूं। अगर B2B सप्लाई है, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल का मतलब होता है सामने वाला रजिस्टर्ड है। B2B सप्लाई का मतलब होता है बायर क्या है बेटा, रजिस्टर्ड है। अगर B2B सप्लाई है, कोई अपोर्शनमेंट नहीं होगी। लॉजिक ये है, वो तो ITC क्लेम कर ही लेगा। अगर B2B सप्लाई है, उस पे IGST लगा है, किसी टाइप की कोई अपोर्शनमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो तो ITC क्लेम कर लेगा। अगर B2C सप्लाई है, B2C का मतलब होता है बायर अनरजिस्टर्ड है, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू कस्टमर बोल दो या कंज्यूमर बोल दो, इसका मतलब बायर क्या है बेटा, अनरजिस्टर्ड है। इस केस में बेटा अब आपका IGST अपोर्शन होगा 50-50%, 50% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 50% स्टेट गवर्नमेंट के पास। क्या चीज बोला मैंने, थोड़ा सा जल्दी हो गया, अब धीरे धीरे इसको लिखवाता हूं एक बार में। कितने टाइप की सप्लाई, थोड़ा हाथ जल्दी चलाना बेटा। 2 टाइप की सप्लाई, इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट। डेफिनेशन अभी मैं 5-7-10 मिनट के बाद लूंगा। इंट्रास्टेट के ऊपर CGST और SGST लगता है। सर हमने तो एक UTGST भी सुना है, उसको भी लूंगा अभी 5-7 मिनट के बाद। इंटरस्टेट के ऊपर केवल एक ही टैक्स लगता है, IGST। इसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। ये कहां लिखा है, आर्टिकल 246 से सब आर्टिकल 1। इसके ऊपर लॉ कौन बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर। ये कहां लिखा है, इसी आर्टिकल में। IGST के ऊपर कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। IGST लगाने के लिए कानून कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। सर ये कहां पर लिखा है, यहां लिखा हुआ है 246 से सब आर्टिकल 2 रेड विथ 269A में। तो अगर CGST लगानी है तो इसके लिए कानून बनाना पड़ेगा बेटा, वो कानून पार्लियामेंट बनाएगा 246 से सब आर्टिकल 1 में। SGST लगाने के लिए भी कानून बनाने पड़ेंगे, वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा 246 से सब आर्टिकल 1 में। IGST लगाने के लिए भी कानून बनाने पड़ेंगे, पार्लियामेंट बनाएगा बेटा 246A सब आर्टिकल 2 रेड विथ 269A। और कोई पर्टिकुलर सप्लाई इंट्रा स्टेट है या सप्लाई इंटर स्टेट है, ये डिफाइन करने की पावर किसके पास है बेटा, ये डिफाइन करने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास। आर्टिकल 286, पार्लियामेंट शैल डिसाइड पार्लियामेंट शैल फॉर्मुलेट principle to determine whether a particular supply is intrastate or interstate. Parliament shall formulate the principle to determine whether a particular supply is intrastate
और इंटरस्टेट, ये कहां पर लिखा है बेटा? आर्टिकल 286। और जब भी मैं आर्टिकल लिख रहा हूं इसका मतलब सारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो लगे हाथ में भारतीय संविधान और पढ़ा दिया, अभी डेफिनेशन नहीं पढ़ाई है कि इंट्रास्टेट क्या होता है और इंटरस्टेट क्या होता है, पर मैंने बता दिया कि क्या क्या है और किसके पास पावर है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अब इसको जरा ऐसे लिख लो, CGST, SGST, IGST। ये लेवी कौन करेगी? टैक्स। CGST लेवी कौन करेगा? पार्लियामेंट। पर मैं सिंप्लिसिटी के लिए लिख रहा हूं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। पार्लियामेंट लॉ बनाती है ना, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस लॉ को चलाएगी। SGST कौन लेवी करेगा? IGST कौन लेवी करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। CG स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, SG स्टैंड्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट। ये पैसा जाएगा किसके पास? कलेक्ट कौन करेगा इस पैसे को? लगा तो दिया, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे। सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसा कलेक्ट भी सेंट्रल करेगी, ये वाला स्टेट करेगी, ये वाला बेटा सेंट्रल करेगी। क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स। क्या CGST का डिस्ट्रीब्यूशन होगा या सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी? अपने पास रखेगी। 100% रिटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या SGST की बेटा शेयरिंग होती है? नो सर। नो। 100% रिटेन बाय स्टेट गवर्नमेंट। क्या IGST की रेवेन्यू शेयरिंग होती है? यस। इसको लिखना पड़ेगा बेटा आपको। अगर B2B सप्लाई है, बिजनेस टू बिजनेस। B2B का मतलब होता है बायर रजिस्टर्ड है, या B2C है मतलब बायर अनरजिस्टर्ड है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये B2B है या B2C है? B2C। B2C। आप ITC क्लेम नहीं करोगे ना बेटा? नो। अरे मेरी फीस के अंदर GST इंक्लूड है। कहीं आपको लगे GST तो आपने लिया ही नहीं। फीस के अंदर GST क्या है बेटा? इंक्लूड है। तो आप ITC तो क्लेम करोगे नहीं, तो मेरी सप्लाई क्या मानी जाएगी बेटा? B2C। वाइल मेरा क्लाइंट जो रजिस्टर्ड है बेटा, उसके मैं ऑडिट कर रहा हूँ, उसको मैंने 1 लाख प्लस 18% का बिल काट दिया, वो 18% का GST ITC क्लेम करेगा, तो वो कौन सी सप्लाई हो जाएगी? B2B। बी। ठीक। B2B के केस में रेवेन्यू शेयरिंग नहीं होती, नो डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां तो बेटा बायर ITC ही क्लेम कर लेगा। यस तो अगर सर। अगर रेवेन्यू शेयरिंग कर दिया तो अननेसेसरी सेंट्रल गवर्नमेंट को नुकसान हो जाएगा। वहां तो वैसे ही पर्सन क्या कर रहा है? ITC क्लेम कर रहा है। यहां पर पर्सन ITC क्लेम नहीं कर रहा, यहां डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कितना? 50%। 50 किसके पास जाएगा? सेंट्रल। और ये वाला 50 स्टेट गवर्नमेंट। वो स्टेट जहां पर टर्मिनेशन हुई है गुड्स की या सर्विसेज की, डेस्टिनेशन है ना बेटा। यस। भाई दिल्ली से हरियाणा सप्लाई हुई है और B2C है, तो IGST लगेगा और रेवेन्यू शेयर भी होगा। तो दिल्ली के पास जाएगा या हरियाणा के पास जाएगा? हरियाणा। मेरे एग्जाम्पल में हरियाणा। ठीक। ये कहाँ लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ है बेटा आर्टिकल 269A में कि रेवेन्यू शेयर होगा रेड विद। कैसे होगा? सेक्शन 17 ऑफ IGST एक्ट। सर एक बार दोबारा रिपीट कर देना है। B2B सप्लाई पूरा ही दोबारा रिपीट करूं या कहां से नहीं बेटा? नहीं बस सर ये B2C के नीचे है ना। लास्ट वाला मैं दोबारा बोलना चाहूंगा एक बार, बस जो स्क्रीन पे है उसके ऊपर फोकस रखियो बेटा। IGST लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट है, पैसा कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, मतलब पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को बेटा ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दिमाग में एक फिगर रखियो, एक पर्टिकुलर महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 1000 करोड़ का IGST कलेक्ट हो गया, उसमें से बेटा चेक करेंगे B2B वाला कितना था और B2C वाला कितना था। B2B वाला मान लेते हैं 700 करोड़ था,
तो B2C वाला 300 करोड़ हो जाएगा मेरे एग्जाम्पल में, टोटल 1000 था ना बेटा। तो जो 700 करोड़ है उसका तो किसी टाइप का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि वहां तो बायर वैसे ही आईटीसी क्लेम करेगा। तो B2B मॉडल में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, रिवेन्यू शेयरिंग नहीं होती। जो B2C है मेरे एग्जाम्पल में 300 करोड़, उस वाले में उस 300 करोड़ का 50% सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी और 50% किसके पास चला जाएगा बेटा, स्टेट के पास चला जाएगा। ये लिखा कहां पर है, आर्टिकल 269A प्लस सेक्शन 17 ऑफ IGST एक्ट। फिर बच्चे की एक इनोसेंट क्वेरी आई, सर क्या ये एसएससी काम खुद करेगा, क्या वो बताएगा कि 50% मैं यहाँ दे रहा हूँ, मैं 50% वहां दे रहा हूँ? आंसर इज बेटा नो। उसने तो अपना IGST जमा करवाना है, ये सारा काम GST का कॉमन पोर्टल कर रहा है। GST का जो कॉमन पोर्टल नहीं है जहां हम रिटर्न फाइल करते हैं, जहां हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, यस सर। हाँ जी। वो कॉमन पोर्टल ऑटोमेटिक क्या कर रहा है बेटा, ये सारे काम करता है। अपने को तो बस ये नॉलेज रहनी चाहिए कि सिस्टम चलता कैसे है। CGST किसी टाइप की कोई शेयरिंग नहीं होती, SGST किसी टाइप की कोई शेयरिंग नहीं होती, IGST B2B मॉडल है, कोई शेयरिंग नहीं होगी। B2C मॉडल है, 50-50% क्या हो जाएगा बेटा, रिवेन्यू शेयर हो जाएगा। 50% सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेगी और रिमेनिंग 50% बेटा आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। यहां तक कोई भी इफ्स एंड बट्स? नो सर। नो अब सर। मैं फाइनली स्टार्ट कर रहा हूं अपना GST के इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है और इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, ये सप्लाई डिफाइन करने की पावर किसके पास है? अरे पार्लियामेंट के पास आर्टिकल 286 में है। यानी कि कल को कोई भी सप्लाई की डेफिनेशन अगर चेंज करनी पड़ी इंट्रा स्टेट की या इंटर स्टेट की, चेंज पार्लियामेंट करेगी। स्टेट लेजिस्लेचर चाहकर भी चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि भारतीय संविधान द मदर ऑफ ऑल लॉज, उसने पावर ही किसके पास दे रखी है बेटा, ये पार्लियामेंट के पास ये पावर दे रखी है अंडर आर्टिकल 286। आई होप यू आर गेटिंग द इशू। यस सर। चलिए जी, अब अपना स्टार्ट करते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई। इससे पहले मैं इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट सप्लाई करवाऊं, कुछ बेसिक प्रिंसिपल आपको सिखाता हूं। CGST लॉ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट फॉर्मुलेट द लॉ। तो बता सकते हो अपने पास कितने एक्ट होंगे? ये सर एक एक्ट है जो पूरे इंडिया पे लगेगा, ठीक है। यस सर। SGST स्टेट गवर्नमेंट, है, लेजिस्लेचर बोल स्टेट रहा है। लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर फॉर्मुलेट द लॉ। और स्टेट जो बनाएगी पूरे इंडिया के लिए या अपने स्टेट के लिए? अपने स्टेट के लिए। तो ये कितने एक्ट होंगे फिर? 30। 28 प्लस 3। यस सर। 28 तो स्टेट हैं और 3 यूनियन टेरिटरी हैं जिनकी असेंबली है। यस सर। और वो डेफिनेशन में पढ़ाऊंगा, डीम्ड स्टेट बेटा वो स्टेट की डेफिनेशन में है। वो स्टेट की डेफिनेशन ही ये है, स्टेट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी हैविंग स्टेट असेंबली। तो यानी कि कुल मिला के हमारे पास कितने एक्ट हो गए? 31 एक्ट हो गए, 28 प्लस 3। यस सर। फिर इसके बाद IGST। यस सर। IGST में कौन पार्लियामेंट। कानून बनाएगा? पार्लियामेंट। तो जब भी पार्लियामेंट बनाएगी वो एक ही एक्ट होगा। यस सर। अब है क्या, ध्यान से सुनना, जो इस एक्ट में लिखा है वो कट कॉपी पेस्ट इनमें लिखा है। तो कहने का मतलब जो मेहनत कर ली पार्लियामेंट ने कर ली, स्टेट ने तो कॉपी मार दिया। जो मेहनत करनी थी वो किसने करी है बेटा? पार्लियामेंट ने। CGST एक्ट बनाने में SGST एक्ट ने क्या कर दिया, उसको कॉपी मार रखा है। तो अपने को रिलैक्सेशन हो गई, ये नहीं पढ़ना। अपने को एक तो ये पढ़ना है और एक ये पढ़ना है, बस ये 2 एक्ट पढ़ने होते हैं बेटा। सर यूनियन टेरिटरी के बारे में भी तो बताओ, आखिरी में ले लूंगा उसको, मैं भी छोड़ूंगा नहीं। UT GST बाकी जितनी भी बच गई ना बेटा, 3 को छोड़ के, 3 तो स्टेट की तरह ट्रीट होती है ना, दिल्ली, पौंडीचेरी और J&K। उनके अलावा बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरी बच गई उन सबका एक ही एक्ट है, UT GST एक्ट। बाकी जितनी भी बच गई, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, sir. चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, अदर यूनियन टेरिटरी, उन Yes, सबका sir. मिला के एक ही एक्ट है, UT GST। वो भी लिख ही देता हूँ, चलो। और इसमें भी बेटा कौन लॉ बनाएगी? पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट। ये आ जाएगा आपका एक एक्ट। ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के अपने को क्या पढ़ना है? इसको नहीं पढ़ना। एक तो सीजीएसटी एक्ट, इसको भी जो रिपीट है बेटा सारे प्रोविजन है, जो सीजीएसटी एक्ट में है वो यूटीजीएसटी में है। अच्छा, ठीक है, ओके। तो एक ये पढ़ने लायक है सीजीएसटी, एक ये पढ़ने लायक है बेटा आईजीएसटी। तो सीजीएसटी एक्ट में टोटल 174 सेक्शंस हैं और मेरी कोशिश है मैं सारा का सारा ही पढ़ा दूं बेटा ये आपको, बस आप सपोर्ट करें अगर पढ़ के बैठे। आईजीएसटी एक्ट ये छोटा है बेटा, इसमें केवल 25 सेक्शन है। तो अपने को क्रक्स ऑफ द मैटर जब भी डिस्कशन चल रही होगी ये 2 एक्ट पढ़ रहे होंगे हम। और भाई यूनिफॉर्म प्रिंसिपल याद रखना, जहाँ जहाँ मैं बेटा सेक्शन के आगे लिख दूँ आईजीएसटी एक्ट की है तो आईजीएसटी एक्ट की है। जहाँ मैं सेक्शन के आगे कुछ ना लिखूँ वो बाय डिफॉल्ट सीजीएसटी एक्ट की होती है। ठीक है, यस सर। अब एक चीज और ध्यान रखना, आईजीएसटी एक्ट में एक सेक्शन है सेक्शन 20। मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा कंपोजिशन स्कीम, मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर टीडीएस, मैं आपको पढ़ाऊंगा टीसीएस, मैं आपको पढ़ाऊंगा रिटर्न, मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा रजिस्ट्रेशन। अब ऐसा कोई भी प्रोविजन आईजीएसटी एक्ट में लिखा ही नहीं है, तो समस्या क्या? आईजीएसटी एक्ट में रिटर्न फाइल नहीं होती क्या? टीडीएस टीसीएस के प्रोविजन वहाँ नहीं एप्लीकेबल होते हैं, रजिस्ट्रेशन के प्रोविजन वहाँ नहीं है क्या? सेक्शन 20 बोलती है हर चीज़ आईजीएसटी एक्ट में रिपीट करने की जरूरत नहीं है। प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट शैल अप्लाई मुटेटिस मुटेंडिस। जैसे मैं ऑडिट पढ़ाऊंगा कि जीएसटी में ऑडिट करवाना कब कंपलसरी है, अगर एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर चली गई या कुछ स्पेसिफिक सालों में 5 करोड़ से ऊपर चली गई तो रजिस्ट्रेशन करवाना, तो ऑडिट करवाना क्या है? कंपलसरी है। अब ये लिखा कहाँ पर है? सीजीएसटी एक्ट में। व्हाट अबाउट आईजीएसटी? सेक्शन 20। ये सेक्शन 20 ब्रह्मास्त्र है गवर्नमेंट के पास कि सीजीएसटी एक्ट के सारे प्रोविजन किसके ऊपर लगेंगे बेटा? आईजीएसटी एक्ट पे मुटेटिस मुटेंडिस अप्लाई होंगे। अगर आपने टैक्स टाइम से जमा नहीं करवाया तो सेक्शन 50 बोलती है 18% के हिसाब से इंटरेस्ट लेंगे। अब सेक्शन 50 वो कौन से एक्ट की होगी? सीजीएसटी एक्ट की। तो अगर मैंने आईजीएसटी टाइम से जमा नहीं करवाया तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा? लगेगा। किसके कारण लगेगा बेटा? सेक्शन 20 के कारण। सेक्शन 20 ये बोलती है प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी शैल अप्लाई मुटेटिस मुटेटिस Unless ऑन IGS. मुटेटिस मुटेंडिस का मतलब एज इट इज। Yes. तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ऑल्दो आपको पता होंगी बेटा ये तो कि Yes. साहब एक्चुअली सेक्शन 20 जो है वो सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है गवर्नमेंट के पास। वो भैया एक एक चीज रिपीट करने की जरूरत क्या है? जो सेपरेट चीजें वो तो आईजीएसटी एक्ट ने बता दी, जो कॉमन है सेक्शन 20 लग जाएगी कि भैया सीजीएसटी एक्ट के जो प्रोविजन है वो एज इट इज किस पे अप्लाई हो जाएंगे? आईजीएसटी पे भी एप्लीकेबल होंगे। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा अपनी इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। टेक योर टाइम। कोई भी क्वेरी यहां तक हो, मन में कोई विचार हो, पूछ लो। बेटा माइक को म्यूट कर रविंदर, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है माइक तेरा। कोई भी क्वेरी बेटा? नो सर। चलिए अब आओ, इंट्रा स्टेट सप्लाई। और मुझे ये बताओ, वैसे ही जब ठंडे दिमाग से पढ़े लिखे बच्चे हैं बेटा आप लोग, ये कौन से एक्ट में डिफाइन होगा? सीजीएसटी में या आईजीएसटी में? सीजीएसटी। आईजीएसटी। IGST. Yes, sir. क्योंकि पावर पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव है ना ये वाली। तो चलो एनी हाउ, सबसे पहले आप लो इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्लास में सेक्शन 8 हाँ
बेटा माइक को सारे म्यूट करो बच्चे, डिस्टर्बेंस हो रही है। रुचि, स्मृति, जो भी है बेटा सारे म्यूट कर दो माइक को। इंट्रा स्टेट सप्लाई सेक्शन 8 ऑफ IGST एक्ट 2017, इसमें साथ साथ चलना मेरे, फिर समझाता हूं मैं क्या होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई पूरा चैप्टर है, पढ़ाऊंगा। लोकेशन ऑफ बायर कहीं नहीं लिखा बेटा, लिखा है सप्लायर की लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। या तो बेटा ये क्या है, सेम स्टेट में, या ये सेम यूटी यूनियन टेरिटरी में है। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है या सेम यूनियन टेरिटरी में है, इस सप्लाई को बोला जाता है बेटा आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में दो टैक्सेस लगते हैं। अगर स्टेट की बात चलेगी तो टैक्स लगेगा CGST और SGST, और अगर ये दोनों चीजें यूनियन टेरिटरी में है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, तो टैक्स लगेगा बेटा CGST एंड UTGST। सर स्टेट की क्या डेफिनेशन है? स्टेट को डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2 क्लॉज 103 ऑफ CGST एक्ट। डेफिनेशन देखना, स्टेट इंक्लूड, सर किसमें डिफाइन है स्टेट? 2 क्लॉज 103 ऑफ CGST एक्ट 2017। स्टेट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी हैविंग स्टेट असेंबली। तो जो 28 स्टेट हैं वो तो स्टेट हैं, वो यूनियन टेरिटरी भी स्टेट मान ली जाएंगी, वो यूनियन टेरिटरी भी स्टेट मान ली जाएंगी जिनकी अपनी स्टेट असेंबली हैं। सर ऐसी कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? 3 दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर। पुडुचेरी, यहाँ तो अभी इलेक्शन भी हुए थे, J&K। तो ये 3 है यूनियन टेरिटरी पर ये स्टेट मानी जाएंगी। सर क्या फर्क पड़ेगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई अगर दिल्ली, पुडुचेरी और J&K के अंदर ही है तो इनमें कौन कौन से टैक्स लगेंगे? CGST, SGST। GST। बोल सकता हूं मैं? यस सर तो हैं तो ये यूनियन टेरिटरी पर क्योंकि इनकी अपनी स्टेट असेंबली हैं, विधानसभा हैं, इलेक्शन होते हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो लैंग्वेज आपके समझ में आए वैसे याद कर लेना। बाकी यूनियन टेरिटरी में तो गवर्नर होते हैं ना बेटा, ये यूनियन टेरिटरी ऐसी है यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, विधानसभा है इनकी, स्टेट असेंबली है, इनके अपने मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इनको स्टेट का दर्जा है। तो यहाँ पर लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, J&K में है, तो आपका क्या हो जाएगा साहब, यहाँ पर इंट्रा स्टेट माना जाएगा, CGST SGST अप्लाई होगा। अब यूनियन टेरिटरी पे आ जाओ। UT सेक्शन 2 क्लॉज 114, तीसरी डेफिनेशन आज की है। इंडिया की डेफिनेशन पढ़ा दी 2 क्लॉज 56, स्टेट पढ़ा दिया बेटा मैंने आपको 2 क्लॉज 103, यूनियन टेरिटरी पढ़ा रहा हूँ 2 क्लॉज 114। इसको तसल्ली से समझना, इसमें एक चेंज भी है, वो याद निपटा दूंगा मैं। इनके अलावा कौन कौन सी बच गई? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, ये दादर एंड नागर हवेली, एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। एंड ये चेंज है बेटा, ये पहले 2 अलग थी, अब इनको एक कर दिया, दादर एंड दीव। ओ सॉरी दोबारा लिख दिया, दमन एंड दीव। दीव।
एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए इनको एक कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, तो उसके कारण जीएसटी में भी क्या फ़र्क आया वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो अब ये एक ही मानी जाएगी, तो इसको छोटा करके अगर मैं लिखूं डीएनएच दादरा एंड नागर हवेली, और इसको छोटा करके डीडी, ठीक। इसके बाद बेटा चंडीगढ़। चंडीगढ़, इसके बाद नई कौन सी आई है? लद्दाख। वेरी गुड, लद्दाख। और इसके बाद अदर टेरिटरी कौन सी होगी ये बता सकते हो? सर वो वाली आईजी 12 के बाद, 12 नॉटिकल माइल के बाद अप टू EEZ, Yes, 180. 180 मेडिकल में। आफ्टर 12 नॉटिकल माइल बट अप टू 200 nautical miles. ये सब आज के टाइम बेटा यूनियन टेरिटरी की आपकी डेफिनेशन है। अगर यहाँ पर है बेटा लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, तो इस केसेस में कौन से टैक्स लगेंगे बेटा? यहाँ कौन कौन से टैक्स लगेंगे? यहाँ पे CGST और UTGST। और मैं बोल सकता हूँ इन सबका मिला के एक ही एक्ट है, अंडमान लक्षद्वीप दादर नागर चंडीगढ़ लद्दाख और अदर, इन सबका मिला के बस एक ही एक्ट है, UTGST एक्ट 2017। यस सर। इंट्रा स्टेट सप्लाई में कोई भी इफ्स एंड बट्स, इंट्रा स्टेट सप्लाई में मेक इट फास्ट बेटा, कोई भी क्वेरी हो तेजी से हाँ या ना करो। नो सर। इंट्रा स्टेट और समझ लो एक बार, फिर इकट्ठी प्रैक्टिस कराता हूँ। इंट्रा स्टेट सप्लाई सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट, इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी है, अलग अलग लिखता हूँ। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड, कोशिश करो यार, So place of supply. या तो Located ये in दो different, अलग अलग स्टेट डिफरेंट में है, स्टेट। या union territories. या तो ये दो डिफरेंट स्टेट में है, या ये डिफरेंट यूनियन टेरिटरी। One state, one UT. या ये वन एक स्टेट में है और एक, UT. तो ये सप्लाई क्या मान ली जाएगी? इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई पे कौन सा टैक्स लगेगा? बार बार बोलते हो IGST. IGST। पार्लियामेंट लगाएगी, पैसा भी कलेक्ट करेगी, पर रिवेन्यू शेयर हो जाएगा। B2B के केस में होगा नहीं, B2C के केस में 50-50%। 50-50. तो 3-4 बार बोलोगे अपने आप ही याद हो जाएगा। चलो सेकंड, इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएगी ये गुड्स और सर्विसेज इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया। मैंने चैप्टर ही अलग से बना रखा है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्ट ऑफ सर्विस, वहां फोकस लूंगा इसके ऊपर। अभी तो फिलहाल याद कर लो कि जो भी इंपोर्ट होता है ये बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है? इंटर स्टेट सप्लाई। इंटरेस्टिंग। इंपोर्ट बाय डिफॉल्ट इंटर स्टेट सप्लाई माना जाता है, IGST लगता है। ठीक है बेटा। Yes, sir. यस। थर्ड, Supply to SCZ. सप्लाई बाय So, बाय or supply to SCZ. और सप्लाई To SCZ. टू SCZ यूनिट Yes. और SCZ डेवलपर। दो अलग अलग पर्सन होते हैं। जिसने SCZ को बनाया वो होता है SCZ डेवलपर, जो उस SCZ के अंदर बिजनेस कर रहे हैं वो होती है SCZ यूनिट। जैसे मैं प्रैक्टिकली कैसे समझाता हूँ, SCZ तो आपने देखे नहीं होंगे बेटा। एक मॉल, एक तो जिसने वो मॉल बनाया, एक उस मॉल के अंदर दुकानें चल रही हैं, तो जिसने वो मॉल बनाया वो मॉल का डेवलपर है। अंसल, DLF, पार्सना, जो भी, एक उसके अंदर जो दुकानें चल रही हैं वो मॉल के अंदर यूनिट्स हैं। गेट माई पॉइंट बेटा और नॉट? यस सर। तो ये है वो डिफरेंस, इसमें दोनों आ रहे हैं, सप्लाई बाय और सप्लाई टू SEZ। ये बाय डिफॉल्ट इंटर स्टेट सप्लाई है। इंटर स्टेट सप्लाई होने का मतलब बेटा IGST इसके ऊपर चार्ज होगा। अभी डिटेल में लूंगा इसको भी। नंबर 4, सप्लाई मेड टू अ फॉरेन टूरिस्ट। ये भी मैंने एक सेपरेट चैप्टर बना रखा है और वो निपटाऊंगा सारे। ये
अभी याद कर लेना, अंडर सेक्शन 15 ऑफ IGST एक्ट। अभी याद कर लो 10 मिनट के लिए बेटा, ये चैप्टर है पूरा, वहां पर डिटेल में लूंगा मैं। सप्लाई मेड टू अ फॉरेन टूरिस्ट, फिरंगी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेटा डिपार्चर एरिया से कुछ परचेज करते हैं, वो जो भी परचेज करें उनके ऊपर IGST अप्लाई होगा। बाय डिफॉल्ट इंटर स्टेट सप्लाई है, ठीक है। अभी इतना ही याद कर लेना। और पांचवा ध्यान से, सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। सर एक्सपोर्ट बोल दो ना, ना लॉ में ये लिखा है। वैसे कहीं ना कहीं बस आप अभी बच्चों वाले लैंग्वेज में, जब तक मैं आगे नहीं बढ़ता, एक्सपोर्ट समझ लो। सेकंड पॉइंट में इंपोर्ट हो गया, फिफ्थ पॉइंट में एक्सपोर्ट हो गया, पर एक्सपोर्ट लिखा नहीं है, लिखा ये है सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया। ओके। ये 5 केसेस इंटर स्टेट सप्लाई माने जाएंगी। कौन सा टैक्स लगेगा, थोड़ा तेजी से बताओ बेटा। इन केसेस में बेटा IGST क्या हो जाएगा बच्चे, चार्ज होगा। तो 2 टाइप की सप्लाई पढ़ ली बेटा हमने, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। या 5 मिनट में मैं तेजी से ब्रशअप कराता हूं, फिर इसकी प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन करने होंगे बेटा। इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर स्टेट सप्लाई है, ये डिफाइन करने की पावर एक्सक्लूसिवली आर्टिकल 286 ने पार्लियामेंट को दे रखी है कि आप प्रिंसिपल बनाएं कब कोई सप्लाई इंट्रा स्टेट मानी जाएगी, कब सप्लाई इंटर स्टेट मानी जाएगी। और पार्लियामेंट ने प्रिंसिपल बनाए IGST एक्ट में, सेक्शन 7 बनाई और सेक्शन 8 बनाई। सेक्शन 8 डील करती है इंट्रा स्टेट सप्लाई को। इंट्रा स्टेट सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है या सेम यूनियन टेरिटरी में है, सप्लाई इंट्रा स्टेट मानी जाएगी। अगर सेम स्टेट है CGST SGST लगेगा, सेम यूनियन टेरिटरी है CGST UTGST, 2 टाइप के टैक्स चार्ज होंगे। स्टेट की डेफिनेशन में स्टेट इंक्लूड यूनियन टेरिटरी हैविंग स्टेट असेंबली। 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जिनकी स्टेट असेंबली है, दिल्ली, पौंडीचेरी, J&K। इनको स्टेट की तरह ट्रीट किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर कौन सा टैक्स लगेगा बेटा, CGST SGST। इसके अलावा बाकी जितनी भी यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख है, दमन दीव दादर है, नागर हवेली है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, जो भी है बेटा वहां पर लगेगा CGST एंड UTGST। नेक्स्ट बेटा इंटर स्टेट सप्लाई। ये सामने जो 5 सप्लाई है इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाएंगी। पहला, लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, 2 डिफरेंट स्टेट, 2 डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, 1 स्टेट और अनदर यूनियन टेरिटरी। नंबर 2 इंपोर्ट। नंबर 5 अभी आप याद कर लो एक्सपोर्ट, जब तक मैं डिटेल में एनालाइज नहीं करा रहा। नंबर 3 सप्लाई बाय या सप्लाई टू SEZ। नंबर 4 आपका बेटा सप्लाई टू फॉरेन टूरिस्ट। क्लियर? यस सर, क्लियर। एग्जाम्पल बनाओ जल्दी से और मुझे ये बताना कि नेचर ऑफ सप्लाई इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, और फिर मुझे ये बताना कि टैक्स कौन कौन से लगे। तो इसको मैं एक बार, अभी लिखना मत, मैं एक बार कॉलम देख लूं कौन कौन से बनेंगे। एक तो हम ले लेते हैं कि सप्लायर कहाँ का है, एक हम ले लेते हैं बायर कहाँ का है, एक हम ले लेते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, एक हम ले लेते हैं नेचर ऑफ सप्लाई कि भैया इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट, और फिर उसके हिसाब से आप बताना टैक्सेस कौन कौन से लगेंगे। लिखो बेटा। लिखो, मेक इट फास्ट। करो। पहला कॉलम है लोकेशन ऑफ सप्लायर, दूसरा कॉलम है लोकेशन ऑफ बायर, तीसरा कॉलम है बेटा लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई, चौथा नेचर ऑफ सप्लाई, पांचवा टैक्सेस लेवी। क्या लोकेशन ऑफ बायर रेलेवेंट होती है? नो सर ना, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है बस। लिखो। यस सर। यस। सप्लायर दिल्ली का, बायर नोएडा का। NCR से कंफ्यूज मत हो जाना, नोएडा इज इन यूपी। यस सर। हाँ, कोई NCR से कंफ्यूज हो जाओ कि सर मेट्रो तो वही जाती है। चलो, प्लेस ऑफ सप्लाई UP. दिल्ली,
आराम आराम से चलो। Interstate. हाँ जी, हमें क्या देखना है? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। Yes, sir. Yes, sir. चलो जी, सेम स्टेट में है तो सप्लाई कौन सी है ये? Intra. Interstate. इंट्रा स्टेट है तो कौन सा टैक्स लगेगा? CGST. और SGST. CGST और IGST तो दो कभी इकट्ठे ही नहीं हो सकते, नालायक। ये तो सास बहू हैं ये। CGST और IGST एक बिल में कभी दो इकट्ठे देखे हैं क्या? अरे चुप हो जाना एक बार बेटा। बेटा दो बहनें इकट्ठी चलती हैं, या तो CGST और SGST बहन, या CGST और UTGST। C और I तो कभी इकट्ठा चल ही नहीं सकता बेटा। चलो आगे आओ। अब ध्यान देना, सप्लायर है दिल्ली का, बायर है दिल्ली का, प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़। आराम आराम से चलना, कोई जल्दी नहीं है। Interstate. एक तो बायर की कोई लेना देना नहीं है, लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़। मैं बोल सकता हूँ एक स्टेट हो गया और एक यूनियन टेरिटरी हो गई। Interstate. ये वाला केस हो गया ना बेटा। Yes, sir. Sir. IGST. 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 UGST, CGST. यार क्या कह रहे हो यार तुम यार, Sir, क्यों IGST. नहीं पढ़ के बैठते यार? TGST. इंटर स्टेट में एक ही टैक्स लगता है, IGST। चिल्ला चिल्ला के मेरा गला दुखने लग गया यार। नालायकों। Sir. आराम आराम से चलो। इनमें क्या क्वेरी है? क्वेरी बताओ इन दोनों में से। No query. No query, sir. All clear. चलो, Okay. बेचने वाला जम्मू का, बायर भी जम्मू का, प्लेस ऑफ सप्लाई लद्दाख। मान जाऊं अगर सही बता दो। पहले तो मुझे बताओ ये कौन सा केस बनेगा? ये बनेगा स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये स्टेट की टेरिटरी होगा ना? Yes, sir. और ये और लद्दाख क्या चीज है बेटा आपका? यूनियन टेरिटरी। Union Territory. तो मैं बोल सकता हूँ ये एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी में मूवमेंट हो रही है। Yes, sir. IGST. IGST. क्या IGST, लगेगा? sir. IGST, Interstate. IGST. ये इंटर स्टेट है ये। IGST. सर कुछ नहीं समझ में आ रहा हमें। सब समझ आ रहा है सब आएगा आ रहा है बेटा, समझ एग्जाम। अरे एक बार एग्जाम तो आने दे बेटा, फिर अपने आप ही आएगा। सर तो सामने ध्यान देना, सामने ध्यान देना। ये मान लेते हैं J&K का, ये मान लेते हैं लद्दाख का, और ये J&K। Intra. पहले बायर Sir, बायर को तो intra. पिक्चर से हटाए दो। Intra. तो खाली ये दो चीज देखनी है, ये दो। हमें तो बस ये दो देखने होते हैं ना बेटा। Yes, sir. तो मैं बोल सकता हूँ J&K स्टेट है। Yes. स्टेट की डेफिनेशन में है ना यार, Yes, यूनियन sir. टेरिटरी हैविंग स्टेट Yes, sir. असेंबली। Yes, sir. तो क्या हो जाएगा ये? Intra. Intrastate. CGST, SGST. CGST. CGST और SGST. वेरी गुड। अगला देखूं जरा। बेचने वाला लद्दाख का, खरीदने वाला J&K का, डिलीवरी ले रहा है लद्दाख में। ये बता दिया तो बेटा मेरी आत्मा खुश हो जाएगी, नहीं धुनू करके जल जाएगी। Intrastate. मैं बिजली के प्लग में हाथ डाल दूंगा। Intrastate. पहले तो एक मिनट रुक जाओ, आप चुप यार, आप चुप हो जाओ यार। एक तो सर हम इन दो चीजों को देख रहे हैं बस, है ना? Yes, sir. यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम यूनियन टेरिटरी में, Yes. सेम यूनियन टेरिटरी में हो गई तो इसका मतलब इंट्रा स्टेट। Yes. और क्योंकि इनकी स्टेट असेंबली नहीं है तो अब की बार टैक्स कौन सा लगेगा? UTGST. GST. अरे UTGST के साथ कौन सा लगेगा? एक गांठ मार लो बेटा, IGST अकेला चलता है, बाकी सब जुड़वा हैं, दो इकट्ठे चलते हैं। फिर ये इसको कैसे रट रहा हूँ यार मैं, यार क्या करूँ मैं? रिवीजन चल रही है मेरे बच्चे, रिवीजन चल रही है। थोड़ा सा मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप पढ़े बैठे हैं। शादी हो चुकी है दोनों की। चलो शादी मत बोल भाई, ये अमर हो गए हैं, शादी के बाद तो तलाक भी हो जाते हैं।
सात जन्म का रिश्ता है सर। अरे क्या पता जन्म ही सातवां हो ये बोल अमर हो गए। चल आगे आओ। ये है दादर है नागर हवेली। इस पे जरा इंपॉर्टेंट लगाना, ये अमेंडमेंट है ये। खरीदने वाला दादर है नागर हवेली, ये तो बेकार की बात है। डिलीवरी ले रहा है वो दमन एंड दीव में। आप आराम आराम से चलो। पहले तो मैं बोल सकता हूँ हम देख तो इन दो को रहे हैं, यस सर। यस सर। तो आराम से चलो। ये अलग अलग है आज के टाइम, ये एक ही है। ये एक ही है सर, एक ही है सर। अमेंडमेंट है आज के टाइम, ये एक ही है। ये दादर एंड नागर दमन एंड दीव आज के टाइम क्या है बेटा, ये एक ही है। तो इसका मतलब सर ये तो फिर इंट्रा स्टेट हो गई। स्टेट होगी सर। यस वेरी गुड बेटा। सर इंट्रा स्टेट हो गई तो इसका मतलब फिर उसके ऊपर सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। ओहो बच्चे होशियार हैं। चलो गुजरात से बच्चे हैं कोई? गुजरात से एक या दो बच्चे थे गुजरात के भी मेरे ख्याल। बोलते भी तो नहीं है ना लायक। ये गुजरात के बगल में, चलो खरीदने वाला भी गुजरात का। डिलीवरी ले ली उसने दमन एंड दीव। जो गुजरात घूमने जाता है उसके बाजू में ही है दमन दीव। इंटरस्टेट। इंटरस्टेट। आराम से चलो, आराम आराम से, आराम से चलो। चुप हो जाओ। हम ये देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं। और डीडी क्या है? दिल्ली दूरदर्शन। ये है क्या? ये दमन दीव। दमन दीव। ये भटक जाए। डीडी क्या है? चलो ये गुजरात से मूवमेंट कहाँ पर हो रही है? दमन एंड दीव में। गुजरात में बोल सकता हूँ स्टेट है। यस सर। यस सर। ये मैं बोल सकता हूँ यूटी है। यस सर। तो एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी में मूवमेंट हो रही है। इंटरस्टेट। और जब भी कभी इंटर आ जाए एक ही टैक्स लगता है, जीएसटी। ओह सर ये तो बड़ा सिंपल सा लो है। बिल्कुल सिंपल, सबसे सिंपल पेपर टैक्स है बेटा, ध्यान रखना। इसी में बच्चे उलझे रहते हैं सालों साल। सबसे टफ है सर। स्वाट टफ है ना, लायक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आगे चलो, मुद्दे पे आओ। अरे सर चलो। टैक्स आसान है, ऑप्शनल डिफिकल्ट है। डीडी दमन एंड दीव और बायर कहीं भी बिठा दो। ये है गुजरात। ये डिलीवरी ले रहा है डीएनएच में, दादर एंड नागर में। तो एक तो हम देख किसको रहे हैं? इसको और इसको। इंट्रा। कौन सी सप्लाई है? इंट्रा। सीजीएसटी जीएसटी यूटीजीएसटी। चले आगे। यस सर। चलो अब मुद्दे पे आओ। आप डायग्राम बना रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं आप। ये है स्टेट यूपी। कोई भी एक स्टेट ले रहा हूं मैं, यूपी। यूपी में एक ये बना देते हैं इधर नोएडा। एक बना देते हैं आगरा। यूपी में है? कहाँ है सर? यूपी में ही है। यूपी में ही है। एक दो सिटी और बताओ। लखनऊ भी यूपी में ही है ना? यस सर। बरेली, कानपुर। कानपुर ले लो, बस बस है। लखनऊ में मान लेते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में एक है एससीजेड। नोएडा में तो है ये, मुझे पता है। एससीजेड है ये, ठीक है। यस सर। और एक मान लो आगरा में भी कहीं एससीजेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और एरिया अदर देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन को क्या बोलते हैं हम? डीटीए। कुछ नहीं पढ़ रखा नालायकों ने। एरिया अदर देन एससीजेड नोन एज डीटीए। डीटीए की फुल फॉर्म डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। ये सारे के सारे सेम स्टेट में है। यस सर। डायग्राम बना लिया? यस सर। ये है एक्स लिमिटेड यहाँ पर, ये है वाई लिमिटेड, ये है जेड लिमिटेड। ओहो, जेड के बाद क्या होता है? ये है एक्स वाई जेड लिमिटेड। अलग अलग हैं चारों।
लिखा। Yes, sir. इसने इसको सप्लाई करी। IGST अभी रुक जा भाई। इसने इसको करी, एक ही डायग्राम में घुमा दूंगा। इसने इसको करी। ये समझने के लिए कि आपको लगे आपस में माल बेचते रहते होंगे और खुश होते रहते होंगे। समझ में आ रहा है? समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। Yes, sir. समझ रहा है. हाँ चलो आराम आराम से चलो। पहले S1 बताओ। IGST इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है? दोनों ही यूपी में है। Interstate. लखनऊ भी यूपी में, नोएडा भी यूपी में। इंटरस्टेट इंट्रा Intrastate. इंट्रा इंटरस्टेट स्टेट है या इंटर स्टेट है? इंटरस्टेट इंटर स्टेट की डेफिनेशन में ये वाला पॉइंट पढ़ लो। सप्लाई सप्लाई बाय या सप्लाई टू, दोनों वर्ड हैं नालायकों। यस सर इंटर आप तो देख के तो समझ में आ रहा है। Interstate. ये कौन सी सप्लाई है ये? IGST मैं पूछ रहा हूँ कौन सी सप्लाई है? Interstate. इंटर स्टेट। अब बता कौन सा टैक्स लगेगा? IGST GST. बोल दो, दोनों सेम स्टेट में हैं, उसके बावजूद भी क्या लगेगा इस पे ऊपर? IGST ST। लखनऊ भी आपका बेटा इसमें यूपी में है, STZ नोएडा वाला भी आपका यूपी में है, उसके बावजूद भी इंटर स्टेट हो जाएगी IGST। ये वाली बताओ। इंटरस्टेट ये हो जाएगा सप्लाई बाय। इंटर सर इंटर सर इंटर नहीं, सप्लाई इंटर। सर को इंटर कर दो। Interstate. टैक्स कौन सा लगेगा? IGST. ये बताना। इंट्रास्टेट इंटर इंट्रास्टेट इंटर सप्लाई बाय STZ है ना? इंटर अरे यार सप्लाई बाय STZ। मैं तो आगे धक्का दे दूंगा नालायक। Interstate. इंटर कोरोना वैक्सीनेशन बैक टू बैक लगा दूंगा दो। चलो इंटर स्टेट है। यस SCZ जहां नजर आ जाए ना, SCZ वो क्या हो जाता है, चाहे वो बाय साइड में हो चाहे टू साइड में हो, इंटर स्टेट Interstate. सप्लाई होती है। कुछ भी बोलते रहो सर, हमें समझ में नहीं आ रही। आ गई सर Sir, आ रही है. इंटर स्टेट सप्लाई है तो कौन सा टैक्स लगेगा? IGST. इसको बताओ अगर समझ में आ रही है तो। इंट्रा इंट्रा। Sir, क्यों? क्योंकि हर तीन के बाद चौथी कौन सी होती है? इंट्रा। नहीं ऐसा नहीं होता सेम स्टेट होगा। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, रुको। अरे रेगवन शांत तो हो जाओ यार, पार्लियामेंट थोड़ी ना है भाई, शांत। हाँ बता बेटा तू क्या कह रही है, बोल। सेम स्टेट में ना DT है बोलो, क्या ये सप्लाई बाय SCZ है ये वाली? नो नो सर सर नो सर छोड़ देंगे। क्या ये सप्लाई टू SCZ है? नो सर तो ये क्या है? इंट्रा इंट्रास्टेट अच्छा सर, रटने वाले बच्चे ध्यान दो, एग्जाम में जो चौथी सप्लाई होगी ना बेटा वो इंट्रा स्टेट होगी। और इसमें कौन सा टैक्स लगेगा? SGST. नहीं आ रहा समझ में? आ Sir, गया आ रहा है. आगे हाँ Sir, आ रहा आ है. गया आर यू श्योर? Yes, sir, sure. आ रहा है. चलो आगे देखूं जरा। इसमें कुछ रिपीट करना हो बेटा पूछ लो, मैं ये चाहता नहीं कि कुछ भागम भाग हो जाए। हेलो हेलो सर, थोड़ा सबको बोलो ना म्यूट करे, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही, सब रिपीट कर रहे हैं तो। बेटा फिर आप म्यूट रखो बच्चे माइक, बाकी सारे बच्चे ना बेटा माइक को म्यूट रखो, डिस्टरबेंस हो रही है। क्वेरी बोलो बेटा वन बाय वन, जिसकी क्वेरी हो वो बोलना। करेक्ट क्या निकल के आया? सप्लाई बाय हो या सप्लाई टू SCZ हो? सप्लाई बाय SCZ या सप्लाई टू SCZ, जहां पर ये वर्ड आ जाए हमेशा बेटा इंटर स्टेट सप्लाई होती है। IGST क्या होगा इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। Am I making sense? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट बेटा आप डायग्राम बना रहे हैं। USA ये लाइन से इस तरफ आ गया इंडिया। USA से मैंने इंपोर्ट करा गुजरात में, और उसके बाद फिर मैंने बेटा ये
ये मिस्टर ए था जिसने इंपोर्ट करा। इंपोर्ट करने के बाद उसने जो ड्यूटी थी वो पे कर दी, और उसके बाद ये गुजरात में ही सेल कर दिया किसी मिस्टर बी को। पॉसिबल है? यस सर। बायर बैठा है बेटा आपका साहब गुजरात का, बायर बैठा है आपका बेटा गुजरात में, इंपोर्टर सॉरी, उसने इंपोर्ट करा, कस्टम ड्यूटी जो बनती थी वो पे कर दी, और आर्टिकल कहाँ क्लियर कर दिया बेटा उसने साहब गुजरात के किसी दूसरे पर्सन को बेच दिया। एक एक करके चलो। पहले तो इस इंपोर्ट के ऊपर ये इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाए या इंटर मानी जाए? इंटर सर। इंटर ऊपर लिखा था ना बाय डिफॉल्ट इंटर है ये। यस यस सर। क्या लगेगा इसके ऊपर? IGST। अभी ये इंपोर्ट करके इसने किसको बेच दिया? गुजरात में सेल। ऐसे ले लो, कुछ माल गुजरात वाले को बेच दिया, कुछ माल मुंबई वाले को बेच दिया। एक ही झटके में समझ में आ जाएगा। बिजनेसमैन है बेटा, इसको तो माल बेचना है। कुछ माल इसने गुजरात वाले को ही बेच दिया, कुछ माल इसने बेटा मुंबई वाले को बेचा। अब ठंडे दिमाग से, ये वाली सप्लाई कौन सी है? ये वाली गुजरात की गुजरात है बेटा। तो इस वाले पे क्या लगेगा? CGST SGST। इस वाले पे क्या लगेगा? ये वाला जो है IGST। सप्लाई का नेचर बताओ बेटा। इंटर। इस केस में मैं बोल सकता हूं IGST। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर जो भी IGST लगता है, ये IGST एक्ट से गवर्न नहीं होता। ये किससे गवर्न होता है? कस्टम। टर्म। कस्टम। अब ये कहाँ लिखा है? ये लिखा हुआ है प्रोविजो टू सेक्शन 5 में ऑफ IGST एक्ट। ये बोलता है नो डाउट इंपोर्ट इंटर स्टेट सप्लाई है। ये बोलता है नो डाउट इंपोर्ट एक इंटर स्टेट सप्लाई है, उसके ऊपर IGST लगता है, पर वो IGST एक्ट से गवर्न ना होके किससे गवर्न होता है बेटा? कस्टम एक्ट से क्या होता है? गवर्न होता है। यानी कि इसकी जब पेमेंट करोगे कस्टम डिपार्टमेंट को जाएगी, GST डिपार्टमेंट को नहीं जाएगी। ठीक है? ठीक है सर। यस सर। इंपोर्ट के टाइम जो भी आपका बेटा IGST लगता है वो सारा का सारा IGST बेटा कस्टम से गवर्न होता है। सर फर्क क्या पड़ेगा? जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट देखी जाएगी वो GST एक्ट की थोड़ी ना देखी जाएगी, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कस्टम वाली देखी जाएंगी। और कस्टम की ड्यू डेट होती है, अगर आपने सेल्फ असेसमेंट करी है सेम डेट पे कर दो, और अगर सिस्टम असेसमेंट कर रहा है बेटा तो नेक्स्ट वर्किंग डे। कस्टम में पढ़ रखा होगा। GST की तो ड्यू डेट होती है अगले महीने की 20 तारीख तक, कस्टम में अगले महीने की 20 थोड़ी ना मिलती है। सेल्फ असेसमेंट है तो पहले टैक्स जमा कराओ सेम डे। और अगर आपका बेटा पोर्टल असेसमेंट कर रहा है, सिस्टम कस्टम का पोर्टल जिसको हम आइस गेट बोलते हैं, अगर वो असेसमेंट कर रहा है तो उसमें नेक्स्ट वर्किंग डे का टाइम मिलता था। अगर मंडे को असेसमेंट हुई है तो ट्यूसडे तक जमा कराओ। यस। यस तो सर। मतलब कस्टम के प्रोविजन लगते हैं। एक एक चीज लिख लेना बेटा आप। ये इंपोर्ट ऑफ गुड्स इंटर स्टेट सप्लाई है, IGST लगता है, पर गवर्न IGST एक्ट से नहीं होता। ये गवर्न किससे होता है बेटा? कस्टम से। तो सारे के सारे प्रोविजन कस्टम वाले लगेंगे। कस्टम डिपार्टमेंट के पास जाएगा, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट कस्टम की देखेंगे। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बेटा आपकी कस्टम की कंसीडर होगी। ओके सर। दिस इज द होल क्रक्स ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड इंटर स्टेट सप्लाई। मेरी तरफ से बेटा ये कंप्लीटली वाइंड अप हो गया। अब वन बाय वन जो भी आपकी क्वेरी हो 2-3 मिनट ले लो, एक एक करके बेटा जिसकी जो जो क्वेरी हो बोलना शुरू करो। हेलो सर। जी बेटा, अभी बोलें। आपने जो वो 4 स्टेट वाला जो समझाया ना, स्टेट यूपी का, नोएडा लखनऊ वाला, वो This one बेटा? एग्जाम्पल एक बार। हाँ सर, ये एग्जाम्पल एक बार सेजल जो वर्ड में बोल रहा हूँ उसको फॉलो कर बेटा, मेरे वर्ड सुनना। हाँ सर। सप्लाई बाय या सप्लाई टू SCZ,
ये हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई होती हैं चार्जेबल टू IGST। इसको लिख किसी कोने में, सप्लाई बाय SEZ और सप्लाई टू SEZ हाँ ऑलवेज ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई चार्जेबल टू IGST। अब ध्यान दे बेटा, लिख लिया ये? यस सर। अब स्क्रीन पे ध्यान दे सामने, S1 ये मैं बोल सकता हूँ सप्लाई टू SEZ है, समझ में ना आए रोक दियो। हाँ सर। सप्लाई टू SEZ है ना बेटा? हाँ सर। सर हम पढ़ किसके एंगल से रहे हैं, बेचने वाले के एंगल से या खरीदने वाले के एंगल से? बेचने वाले के, बेचने वाले के। सप्लाई हमेशा किसके एंगल से देखी जाती है बेटा? सप्लायर के एंगल से, बेचने वाले के एंगल से। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ ये सप्लाई टू SEZ है। यस सर। सप्लाई टू SEZ क्या होता है बेटा? इंटरेस्ट रेट यस सर। IGST लगेगा। राइट। S1 में कोई दिक्कत? नो सर। चलो S2 में आओ। फिर ये मैं बोल सकता हूँ ये तो सप्लाई बाय भी आ रहा है और सप्लाई टू भी आ रहा है। एक क्वेरी थी। एक मिनट बेटा, जिसकी क्वेरी है पहले उसी को पूरा करूं। S2 में बेटा ये सप्लाई हाँ, सर। बाय SEZ भी है और सप्लाई टू SEZ भी है। हाँ सर। तो कुछ भी बोल दो, सप्लाई बाय बोल दो चाहे सप्लाई टू SEZ बोल दो, इंटर स्टेट सप्लाई होगी, IGST लगेगा। यस यस तीसरे को क्या बोलूं मैं, आप बताओ अब। सर। ये है सप्लाई बाय SEZ। हाँ हाँ सप्लाई बाय SEZ। सप्लाई बाय SEZ भी क्या होता है? इंटर स्टेट। एक होता है तो IGST लगेगा। इसमें कहीं SEZ आई नहीं रही इस वाले में, हाँ हाँ सर, ये DTA क्योंकि है SEZ तो- नहीं है और दोनों सेम स्टेट यूपी में है, तो इंट्रा स्टेट हो गई। राइट। बोलिए कि फिर सर अगर क्रक्स फॉर्म में बोल तो हम यही बोलेंगे ना दैट इवन इफ वन पार्टी इज एन SEZ यूनिट और डेवलपर इट विल बी कंसिडर्ड इंटर स्टेट सप्लाई। एग्जैक्टली यही तो मैं बोल रहा हूँ, चाहे सप्लाई बाय और सप्लाई टू, कोई भी एक तरफ अगर SEZ हो गया तो बेटा IGST लगेगा, चाहे वो सप्लायर Right, साइड पे right. हो चाहे वो रिसिपिएंट साइड पे हो। राइट सर। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेरी बेटा? एनी अदर क्वेरी? चलो, तो आज के लिए बेटा इतना ही। आज का टारगेट अपना एब्सोल्युटली अचीव्ड।